हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कारीगर का 7वां और अंतिम भाग। ये तुम क्या कह रही हो चांदनी। अपने बंगले के लॉन में खड़े महेश का मारे हैरत के बुरा हाल था। कौन केदारनाथ? किसका अपमान कर दिया हमने? कौन मर गया इस सदमे से? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटी, तुम आखिर कह क्या रही हो? मैं आपके बचपन के दोस्त की बात कर रही हूँ पापा। चांदनी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। उस केदारनाथ की जिसके बेटे से आपने मेरी शादी मेरे पैदा होने से पहले ही तय कर दी थी। बाद में माँ ने तो बाकायदा शादी ही कर दी। मैं उस शादी की एल्बम अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। केदारनाथ जी के साथ आपका फ़ोटो भी देखा है मैंने। आश्चर्य की पराकाष्ठा के कारण महेश घोष का मानो दिमाग फटने को तैयार था। पगलाई सी अवस्था में कभी वे चांदनी को देख रहे थे, कभी आरती को, तो कभी चक्रेश को। उस चक्रेश को जिसके होठों पर इस वक्त सारे जहाँ की धूर्तता सिमट कर मुस्कुरा रही थी। लॉन में मामचंद, मंशा देवी, शीतल और गुटकू भी थे। वे सब महेश घोष के साथ इंडिया आ गए थे। मगर इस वक्त महेश घोष का ध्यान उन पर बिल्कुल नहीं था। वे तो बस चांदनी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। समझने की कोशिश करो बेटी। आज के ज़माने में ट्रिक फ़ोटोग्राफी से हर तरह का फ़ोटो तैयार किया जा सकता है। यकीन करो हमारा, ये सारी कहानी झूठी है। बचपन में कभी किसी से तुम्हारी शादी नहीं हुई। केदारनाथ नाम के आदमी का तो मैंने कभी नाम तक नहीं सुना। और वे आरती की तरफ पलट कर बोले, इसकी तो शक्ल ही हमने ज़िंदगी में पहली बार देखी है। आरती के पीछे खड़े चक्रेश ने धीरे से उसे कौनी मारी। आरती ने फौरन कहा, इतना झूठ मत बोलो महेश भैया, तुम्हें भी भगवान के घर जाना है। अरे, सफ़ेद झूठ बोल रही है और झूठा हमें बता रही है। हद कर रही है ये औरत। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आदमी मुंह की मुंह पर इस कदर मुकर सकता है। आरती कहती चली गई, 20-22 साल पुरानी बातें तो छोड़ ही दो। हम तो पिछले साल ही तुम्हारे पास आए थे। तुमने हमारा अपमान करके। बदजात औरत, ये क्या बक रही है तू? अभी बताते हैं तुझे। गुस्से से पगलाए हुए महेश घोष उस पर झपटी जो पड़े। आरती घबराकर बचने के लिए पीछे हटी, मगर यदि लपक कर चांदनी बीच में नहीं आ जाती तो महेश घोष के हमले से शायद वह बच नहीं सकती थी। महेश घोष का रास्ता रोकती चांदनी ने कहा था, बस पापा बस, बहुत हो चुका। बंद कीजिए अपने ये जुल्म। माँ जी पहले ही आपके अपमान की बलि वेदी पर अपना सुहाग चढ़ा चुकी हैं। अरे किसका सुहाग, कैसा सुहाग? महेश घोष चीख पड़े। तेरा दिमाग घुमा दिया इन हरामियों ने। आप बहुत बकवास कर चुके मिस्टर घोष। मेरे सामने मेरी माँ तक को गाली दिया आपने। गुर्राने के साथ चक्रेश ने महेश घोष की तरफ बढ़ना चाहा तो चांदनी ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ चक्रेश, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगी। कहने के तुरंत बाद महेश घोष की तरफ घूमी, बोली, पापा, मैं समझ सकती हूँ आप इन लोगों को क्यों झूठा साबित करना चाहते हैं। क्या समझ सकती है तू? आपको इस वक्त केवल एक ही डर सता रहा है, बल्कि अगर यूं कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अपनी बेटी के सामने आप झूठे साबित नहीं होना चाहते। आपको ये चिंता सता रही है कि चांदनी पूछेगी, आपने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई थी, तो आप क्या जवाब देंगे? चांदनी आपसे ये भी पूछ सकती है कि जब चक्रेश मेरे पीछे पड़ा हुआ था तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि वह केदारनाथ और आरती देवी का बेटा है। आपने मुझे वह सब क्यों नहीं बताया? ये सारी शंकाएँ आपको सच कबूलने नहीं दे रही। मगर पापा, न मैं इस वक्त यहाँ आपसे अपने इस किस्म के सवाल का जवाब लेने आई हूँ, ना ही चक्रेश और माँ जी पिछली घटनाओं की चर्चा करने आए। मैं तो वही चक्रेश के घर ही से शादी करने के लिए तैयार थी। माँ जी ने कहा कि नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। बेटी की डोली बाप के घर से उठती ही अच्छी लगती है। हम तीनों आपसे ये रिक्वेस्ट करने आए हैं, पीछे जो भी हुआ सो ये भूल चुके हैं, आप भी भूल जाएं। और संभाल, खुद को संभाल बेवकूफ़ लड़की। ये क्या बके चली जा रही है तू? महेश घोष की हालत ऐसी थी जैसे अपने हाथों से अपने बाल नोच डालना चाहते हो। वह वह जिसे अभी अभी तूने हमारे सामने से हटाया है, क्या तू भूल गई? वह दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। हम इसलिए नहीं चाहते थे तू उसके संपर्क में आए। अंततः उसने तेरे दिमाग पर अपना जादू चला ही दिया। जादू भी ऐसा कि तो हमें झूठा और इन्हें सच्चा मान रही है। बहुत ही हैरत की बात है, हमारा सच तुझे झूठ लग रहा है और इनका सफ़ेद झूठ। अच्छा छोड़िए पापा, छोड़ ही दीजिए इस बात को कि बचपन में मेरी शादी चक्रेश से हुई थी या नहीं। चांदनी ने निर्णायक स्पष्ट स्वर में कहा, इस बहस को भी छोड़िए, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। मान लेती हूँ कि आपने केदारनाथ का नाम तक कभी नहीं सुना। ये भी मान लेती हूँ आप आजी को नहीं जानते। पिछले साल तो क्या ये कभी भी चक्रेश का रिश्ता लेकर आपके सामने नहीं आए थे। मैं सिर्फ आज की बात करती हूँ, इस लम्हे की बात जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हम समझे नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं चक्रेश से प्यार करती हूँ। चांदनी प्लीज़, महेश को चीख पड़े, बंद करो ये बकवास। चांदनी ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं इससे शादी का फैसला कर चुकी हूँ। उफ, तुम पागल हो गई हो। अब बताइए आपका फ़ैसला क्या है? चांदनी, चांदनी तू समझ क्यों नहीं रही? इसने तेरी अकल पर अपने झूठे प्यार का पर्दा डाल दिया है। आप जानते हैं हम दोनों बालिग हैं। आप शादी नहीं करेंगे तो ये शादी कोर्ट में हो जाएगी। महेश घोष फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देखते रह गए। उस बेटी को जो चट्टान की तरह उनके सामने अड़ी खड़ी थी।
जो दो टूक शब्दों में उनका जवाब चाहती थी। किम कर्तव्य विमूढ़ सी अवस्था में खड़े रह गए थे वे। तभी मंशा देवी ने आगे बढ़कर कहा, भैया, मेरे ख्याल से अब आपको किसी दुविधा में नहीं फंसना चाहिए। कौन झूठा है कौन सच्चा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, ये सारी बहस ही खत्म कर दी चांदनी ने। अब जब वह आज चक्रेश से शादी करने को। तुम चुप रहो, महेश घोष ने उसे डांट दिया। अंकल, शीतल ने हौसला किया, बच्चों के भविष्य का फैसला करते वक्त माँ बाप को ईगो का शिकार नहीं होना चाहिए। तू कल की छोकरी तालीम देगी हमें? नहीं, तुझे कोई तालीम नहीं दे सकता। मामचंद सामने आगे आया। किसी को तू डांट कर चुप कर देगा, किसी को बच्ची बता देगा। मुझसे बात कर, मैं तो हूँ तेरी जोट का। जवान लड़की सामने खड़ी है, साफ साफ कह रही है वह काले चोर से शादी करना चाहती है। क्या प्रॉब्लम है तुझे, क्यों हानि कर रहा? मेरी प्रॉब्लम तुम में से कोई समझने के लिए तैयार हो तो समझाएं। महेश घोष हलक फाड़ कर चिल्ला उठे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इस बात को हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ रहा था कि चांदनी जो भी कुछ कह रही है दुनिया के उस सबसे बड़े फ्रॉडिये के जाल में फंसी होने के कारण कह रही है। उसकी अपनी बुद्धि को किडनैप कर चुका है वह। उफ, कैसे समझाएं ये बात तुम सबको? जब चांदनी नहीं समझ रही तो कौन कैसे समझेगा? चल, ये भी मान लिया चांदनी उसके जाल में फंसी हुई है, मामचंद ने कहा, और तू उसे समझा नहीं पा रहा तो सोच अगले पल क्या होगा। वह कह चुकी है कोर्ट के दरवाजे खोले। उसके जाल में ही फंसी फंसी वो कोर्ट में उससे शादी कर लेगी, तब भी क्या कर लेगा तू? नहीं, हम चांदनी को उससे शादी नहीं करने देंगे, चांदनी ने कहा। वह तरकीब बताइए जिससे आप मुझे रोक सकते हैं। याद तो कर नादान लड़की, यही लॉन था, यही जगह थी जहाँ इसने तुझे अपने मोहपाश में बांधने की बात कही थी। दांत पीछे महेश घोष कहते चलेगा। चैलेंज दिया था तुझे, दावा किया था तुझे अपनी दीवानी बनाने का। तू भूल कैसे गई ये वही शख्स है जिसने इसी जगह खड़े होकर सीना ठोक ठोक कर कहा था कि तू हमसे कहेगी मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ चक्रेश से। इसने ये भी कहा था हमने इनकार किया तो तू इसके साथ भाग जाएगी। वही सब तो हो रहा है, कुछ भी तो अलग नहीं हो रहा उससे। अक्षरक्ष अपने चैलेंज को पूरा करके दिखा रहा है ये फ्रॉडिया, और तू इसके मोहपाश में बंदी इसके साथ खड़ी है। समझने की कोशिश कर चांदनी, अब भी समझ जा बेटी। जब इसके सारे हथकंडे तुझ पर बेकार हो गए तो यह आखिरी हथकंडा चला। पता नहीं कहाँ से पकड़ लाया अपनी माँ को। एक भावुक लेकिन पूरी तरह झूठी कहानी सुनाकर तुझे इस कदर फंसा लिया कि हमें झूठा समझ रही है। वही कह रही है जो इसने तेरे मुंह से कहलवाने का दावा किया था। अगर चक्रेश ने अपनी बात पूरी करके दिखा भी दी है तो मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? मामचंद ने तो तुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? मामचंद ने पूछा। तू समझ नहीं रहा यार, महेश घोष बुरी तरह भन्ना उठे थे। ये चांदनी से कोई प्यार वार नहीं करता, इसकी नज़र हमारी जायदाद पर है। ये जानता है चांदनी हमारी इकलौती बेटी है और हमारी सारी सारी जायदाद। ए, बहुत देर से खामोश खड़ा चक्रेश गुर्रा है। ज़ुबान को लगाम दो मिस्टर घोष, लगाम दो अपनी ज़ुबान को। इस ख्याल को खुरच खुरच कर निकाल दो कि चक्रेश किसी की दौलत पर नज़र रख सकता है। तुम्हारी इस 2 टके की जायदाद की तो हैसियत ही क्या है? मैं अपने प्यार की दौलत को हासिल करने के लिए सारे जहाँ की दौलत को ठोकर मार सकता हूँ। वाह वाह चक्रेश भैया, जियो। गुटकू क्या उठा, डायलॉग पसंद आया? चांदनी बलिहारी होने के अंदाज में चक्रेश के भभकते चेहरे को देख रही थी। शीतल के चेहरे पर भी उसके लिए प्रशंसा के भाव थे। मनसा देवी तो कह ही उठी, हे भगवान, मेरी शीतल को भी ऐसे ही वर देना। महेश घोष चक्रेश की तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे उससे इस जवाब की उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी। जैसे सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये फ्रॉड या दौलत के चक्कर में भी नहीं है तो किस चक्कर में? अब बोल बेटे, मामचंद ने चुटकी ली। अब क्या कहता है? पट्टे को तेरी जायदाद भी नहीं चाहिए? ठीक है। मामचंद की बात पर ज़रा भी ध्यान दिए बगैर महेश घोष ने उत्तेजित अवस्था में कहा, तुम दोनों को लिख कर देना होगा कि जायदाद पर कभी अपना हम हक नहीं जताओगे। देर मत करो मिस्टर घोष, समय मत गवाओ बातों में। अगर तुम हमारी शादी के लिए तैयार हो तो स्टाम्प पेपर मंगवाओ, तुम जहाँ कहोगे मैं साइन करने को तैयार हूँ। और तुम? महेश घोष ने चांदनी से पूछा। क्योंकि मोहरा ये तुम्हें ही बनाएगा। मुझे दुख है पापा, आपने हमारी दौलत मोहब्बत को दौलत के तराजू में तोला। चांदनी ने कहा। ठीक कहा चक्रेश ने, आप स्टाम्प पेपर मंगाइए, हम दोनों पति पत्नी के रूप में उस पर साइन करने को तैयार हैं। महेश घोष उसे देखते रह गए। भाव ऐसा था जैसे कोई अपने सबसे प्रिय को भरपूर कोशिश के बावजूद आग के दरिया में कूदने से ना रोक पा रहा हो। मामचंद, मनसा देवी, शीतल और गुटकू के चेहरे दमक रहे थे। शीतल ने तो चांदनी को बाहों में भरने के साथ कह भी दिया, यह हुई ना बात। अकेली आरती ऐसी थी जो जानती थी चक्रेश नाम का ये चक्करदार लड़का कोई लंबा दांव खेल रहा है, मगर जब उसने स्टैम्प पेपर भी साइन करने को कह दिया तो वह उलझ कर रह गई। समझ न सकी चक्रेश का लक्ष्य अगर दौलत भी नहीं है तो है क्या। अगला दृश्य। महेश घोष ने उनकी शादी धूमधाम से करने से इनकार कर दिया था। कहा था हम अपने ही लोगों से जलील होने और तरह तरह की टिप्पणियां सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कोर्ट में तुम लोगों के साथ जाकर गवाह वाले स्थान पर साइन करने के लिए तैयार है। चक्रेश ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा था। आपका इतना ही सहयोग काफ़ी है। पार्टी मेरी तरफ से होगी, मामचंद ने घोषणा कर दी थी।
कोर्ट मैरिज के बाद शाम को होटल नीला में। उसमें महेश घोष के नहीं, केवल मेरे गेस्ट आएंगे, गिने चुने 100-150 गेस्ट। महेश घोष ने उनकी शादी की खबर को काफ़ी छुपाना चाहा था, परंतु मीडिया के लोगों को भनक लगी गई। सभी अखबारों ने यह खबर अपने अपने ढंग से हेडिंग देकर छापी कि महेश घोष की बेटी की शादी उसी लड़के से हो रही है जिसके कारण बारात वापस गई थी। टीवी के सभी चैनल्स ने भी प्रमुखता के साथ न्यूज़ दी। शाम को होटल नीला की पार्टी में भी विभिन्न चैनल्स की कैमरा टीमें कवरेज के लिए पहुंच गई। महेश घोष पार्टी में शामिल ज़रूर हुए, मगर जब मीडिया के लोग उनसे तरह तरह के सवाल करने लगे तो बगैर कुछ कहे पार्टी छोड़कर चले गए। उनके जाने के बावजूद पार्टी की रौनक में कोई कमी नहीं आई थी। हाँ, 2 और बगैर बुलाए मेहमान पहुंच गए थे वहाँ, अपलम और चपलम। मैरून कलर के बॉक्स को वे ठीक उसी तरह संभाले हुए थे जिस तरह शादी के पहले अवसर पर संभाल रखा था। रात के करीब 1 बजे, तब जब लगभग सभी मेहमान जा चुके थे, मामचंद ने चक्रेश और चांदनी से कहा, शादी के आगामी प्रोग्राम हेतु इसी होटल का स्वीट नंबर 777 तुम्हारे नाम बुक है। हम लोग बंगले की तरफ निकल रहे हैं, तुम उधर निकलो, सुबह मिलेंगे। शीतल ने शरारत की, कमरा मैंने अपने हाथों से सजाया है। चांदनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। चक्रेश केवल मुस्कुराकर रह गया था। फिर वे लोग चांदनी और चक्रेश को होटल की लिफ्ट तक सी ऑफ करने के लिए आगे बढ़े। बाहरी व्यक्तियों के रूप में केवल अपलम चपलम अपना बॉक्स संभाले उनके साथ थे। मामचंद पर जब रहा नहीं गया तो ठिठका, बोला, कौन हो भैया तुम? क्यों महादेव की चिपक बनकर हमसे चिपक गए हो? लंबे ने डस्टबिन में पीक थूका, कहा, हम दोनों को मिलाकर अपलम चपलम कहते हैं। बहुत देर से खटक रहे हो तुम मेरी नज़रों में, बल्कि तभी से जब पार्टी शुरू हुई थी। तुम लोग सारी पार्टी में शामिल रहे, बावजूद इसके कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। जानते ही नहीं तो बुलाता कैसे? किसके मेहमान हो तुम? कंचन देवी के, अपलम ने कहा। कंचन भाभी के? मामचंद चौंका। जो खुद 18 साल से नहीं है उनके मेहमान कहाँ से टपक पड़े? और ये बॉक्स कैसा है? चक्रेश ने पूछा। मैं शुरू से देख रहा हूँ तुम इसे इस तरह कलेजे से लगाए घूम रहे हो जैसे माँ बच्चे के लिए घूमती है। तुमने तो अभी 4-5 घंटों से देखा है, हम तो इस बॉक्स को 18 साल से कलेजे से लगाए घूम रहे हैं, अपलम ने कहा। 18 साल से? मंशा देवी बोली। बात कुछ समझ में नहीं आई। जब अपलम चपलम ने वह बात अपने ढंग से समझाई जो पहली शादी के मौके पर महेश घोष को समझाई थी, तो सभी हैरान रह गए। इस सस्पेंस ने सबको उद्विग्न कर दिया था कि बॉक्स में क्या है। सबसे ज़्यादा बेचैन चांदनी नजर आ रही थी। उसने नफरत के साथ कहा, मुझे नहीं चाहिए ये बॉक्स, मुझे उस औरत का कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहते बेटी, मामचंद ने समझाने वाले लहजे में कहा। अगर 18 साल पहले से कंचन भाभी ने इन लोगों को इस मौके पर सौंपने के लिए कहा था तो निश्चित रूप से इसमें तुम्हारे लिए कोई नायाब तोहफा होगा। उसे मेरी माँ कहकर मुझे गाली मत दीजिए अंकल। चांदनी के चेहरे पर घृणा फैली हुई थी। मानती हूँ बेटी, मंशा देवी ने कहा। रघुनाथ से संबंध रखकर ठीक तो नहीं किया था उसने, बड़ी बेइज्जती हुई थी हम लोगों की। मगर एक औरत के रूप में नारी भले ही चाहे जैसी हो, परंतु माँ के रूप में हमेशा ममत्व से भरी होती है। जो कुछ अपलम चपलम ने बताया उससे साफ जाहिर है रघुनाथ से अपने संबंधों का बांधा फूटने के बाद उसने सुसाइड का मन बना लिया था, परंतु उस वक्त भी उसे अपनी बेटी की शादी की होप थी। तभी तो इस मौके के लिए इन लोगों के पास गिफ्ट छोड़ कर गई। कम से कम मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाते। बॉक्स ले लो। और फिर शीतल ने कहा, कौन जानता है उन बातों में कितनी सच्चाई है। हम नई पीढ़ी के लोगों ने केवल सुनी है। मेरे ख्याल से तो मामी अगर उतनी ही करेक्टर लेस होती जितनी सुनी गई है तो सुसाइड कभी ना करती। उन्होंने सुसाइड की, इसी से जाहिर है शर्म व हया से उनका उस वक्त भी कोई वास्ता था। चांदनी ने चक्रेश की तरफ यूं देखा जैसे पूछ रही हो बॉक्स लेना चाहिए या नहीं। चक्रेश ने एक नज़र उसे देखा, फिर आगे बढ़ा, बॉक्स लिया और उसे उलट पलट कर देख रहा बोला, मैं देख रहा हूँ इस पर किसी किस्म की सील नहीं है, क्या इसे आप लोगों ने तोड़ा है? नहीं, अपलम बोला। कंचन देवी ने इस पर कोई सील नहीं लगाई थी, इसमें केवल एक लेटर है। लेटर उन्होंने हमें खुद पढ़कर सुनाया था। कहा था इस लेटर को कोई भी पढ़ सकता है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। होता तो यह है, ऐसे गिफ्ट देने वाला उसे सील कर देता है ताकि गिफ्ट उसी को मिल सके जिसके लिए है। अगर कोई भी देख सकता है तो। चपलम ने कहा, हमने कहा ना, बॉक्स में गिफ्ट नहीं है। कंचन देवी का केवल एक लेटर है, वह लेटर जिसमें बताया गया है कि गिफ्ट कहाँ है। इस बॉक्स को कंचन देवी ने शायद इसलिए सील नहीं किया क्योंकि लेटर को पढ़ने के बावजूद उस गिफ्ट तक चांदनी के अलावा कोई नहीं पहुंच सकता जो कंचन देवी चांदनी के लिए छोड़ गई हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? चक्रेश ने पूछा। तुम्हें लेटर पढ़कर पता लग जाएगा। बात जैसे पूरी हो चुकी थी, कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चांदनी के कंधे पर हाथ रखते चक्रेश ने कहा, आओ चांदनी चलते हैं। बॉक्स उसके दूसरे हाथ में था। चांदनी अब भी दुविधा में थी कि बॉक्स लेना चाहिए या नहीं। अपनी माँ का वह कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी, परंतु ये सवाल जिज्ञासा बनकर उसके जहन में घुस चुका था कि वह बेगारत औरत आखिर उसके लिए छोड़कर क्या गई है। अगला दृश्य। चांदनी, मेरी बेटी, यह लेटर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम शादी के बाद विदा हो रही होगी। ये बॉक्स ठीक तुम्हारी विदाई के वक्त तुम्हें सौंपने के लिए मैंने अपलम चपलम को पूरी फीस दी है।
अगर तुम्हारी शादी तक किसी वजह से अपलम चपलम जिंदा न रहे तो यह काम वे किसी और को सौंपेंगे। सोचती तो यही हूँ कि यह बॉक्स तुम्हें ज़रूर मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक की मेन ब्रांच लॉकर नंबर 13 तेरे नाम है। उस लॉकर की चाबी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के एक पैनल के पास सुरक्षित है। वे लॉकर की चाबी तुझे और केवल तुझी को सौंपेंगे। उनके नाम गिरधारी लाल, मंगल सेन, आदित्य प्रकाश, विशंबर सहाय और शोभा देवी। तुम इनसे संपर्क स्थापित करके चाबी ले सकती हो। लॉकर में मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है, ऐसा तोहफा जो न केवल तुम्हारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान ले आएगा बल्कि तुम्हारी पहचान तक बदल डालेगा। आज मैं नहीं कह सकती कि उस वक्त जो भी तुम्हारा पति होगा उस पर तुम यकीनन विश्वास कर सकती हो। ये सब तुम्हारे विवेक पर छोड़ देने के अलावा मुझ पर कोई चारा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा पति तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा तो अकेले ही जाकर लॉकर खोलना और लॉकर रूम में ही उसमें से निकलने वाले सामान को ध्यान से देखना। और यदि तुम्हें अपने पति का पूरा विश्वास हो तो ये लेटर उसे पढ़ाना। पढ़ते पढ़ते चांदनी की पेशानी पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी थी। उत्सुकता की जाती के कारण दिल धक धक कर रहा था। इस वक्त वह सुहाग सेज पर बैठी थी। चक्रेश टॉयलेट के अंदर था। पत्र को आगे पढ़ने के लिए उसने निगाहें वापस उस पर जमाई थी कि एक झटके से टॉयलेट का दरवाज़ा खुला। चक्रेश नजर आया। उस वक्त उसके जिस्म पर नाइट गाउन था। वह चांदनी के चेहरे पर उड़ती हवाइयों को देखकर चौंका। अरे, बेड की तरफ लपकता सा बोला, क्या हुआ तुम्हें? चांदनी ने सूनी सूनी आंखों से चक्रेश को देखा। उसके जहन में खुद उसी ने सवाल किया, क्या तू चक्रेश पर विश्वास करती है? उतना विश्वास जितने की दरकार इस लेटर को लिखने वाली ने किया। क्या बात है चांदनी, क्या तुम्हारी ये हालत इस लेटर को पढ़कर हुई? चक्रेश फिक्रमंद नजर आया। चांदनी ने मुंह से जवाब देने की पूरी कोशिश की थी परंतु मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। हाँ, मैं केवल गर्दन हिला सकी। वह, ऐसा क्या लिखा है इसमें, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? एक बार फिर चांदनी के दिमाग में वही सवाल कौंधा, क्या तू चक्रेश पर पूरा विश्वास करती है? इस बार जवाब भी उभरा। विश्वास ना करती होती तो पापा के इतने विरोध के बावजूद शादी क्यों करती उससे? और फिर अब तो वह उसका पति है, उसी पर विश्वास नहीं करेगी तो किस पर करेगी? बगैर कुछ कहे उसने लेटर चक्रेश की तरफ बढ़ा दिया। चक्रेश ने उसे पढ़ना शुरू किया। जितना चांदनी पढ़ चुकी थी उसके बाद लिखा था, मेरे अनजान मगर एकमात्र प्यारे बेटे, अगर ये पत्र तुम्हारे हाथ में है तो जाहिर है मेरी बेटी ने तुम पर पूरा भरोसा किया। तुम्हें अपनी इस अनजान माँ की कसम बेटे, चांदनी के विश्वास को कभी तोड़ना मत। बस यही एक वचन मांग रही है तुम्हारी सास तुमसे। तुम्हारी पत्नी एक ज़बरदस्त मानसिक तनाव से गुजरने वाली है। इसे संभालना, इसकी रक्षा करना और वे सारे धर्म निभाना जो एक पति के होते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जजों के पैनल से चाबी लेकर चांदनी जब बैंक पहुंचेगी तो बैंक मैनेजर उससे पूछेगा कि आप अपने पति को भी लॉकर रूम में अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अगर चांदनी ने तुम्हें यह पत्र दिखाया तो जाहिर है वह हाँ कहेगी। उस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एक तरफ तुम्हें अपनी पत्नी को संभालना होगा, दूसरी तरफ उस मिशन को अंजाम देना होगा जो लॉकर खुलते ही तुम्हारे सामने होगा। याद रखना, बहुत जल्द मर जाने वाली तुम्हारी इस माँ को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें। तुम्हारी अनजान माँ, कंचन। पत्र पूरा होते ही चक्रेश के होठों पर एक मुस्कान ने उभरना चाहा था, मगर यह महसूस करते ही उसने उस मुस्कान को बड़ी तेज़ी से कुचला कि चांदनी की आंखें उसी के फेस पर स्थिर। उसके चेहरे पर अभी तक हवाइयाँ उड़ रही थीं। खुद को सामान्य दिखाते हुए चक्रेश ने कहा, ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं है जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी। क्यों परेशान हो इतनी? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है करेश चक्रेश, चांदनी मुश्किल से कह पाई। पता नहीं उस चुड़ैल ने लॉकर में क्या रख दिया। नहीं चांदनी, ऐसा नहीं कहते। वे जैसी भी थी तुम्हारी माँ थी। और ठीक ही तो कहा था शीतल ने। कौन जानता है आज से 28 साल पहले घटी घटना की सच्चाई क्या है। मुमकिन है। चक्रेश इतना ही कह पाया था कि बेड के ठीक पीछे मौजूद कांच की खिड़की के पार उसे एक परछाई नजर आई। वह परछाई खिड़की के दाहिनी तरफ से प्रकट होकर बाईं तरफ गायब हो गई थी। चांदनी अपनी पीठ उस तरफ होने के कारण उसे नहीं देख सकी थी, जबकि चक्रेश के जबड़े थोड़े कस गए थे। उसे अचानक बोलते बोलते रुक गया देखकर चांदनी थोड़ी चौंकी। पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। और हाँ, चक्रेश ने बहुत तेज़ी से खुद को सामान्य किया। जब मैं साथ हूँ तो भला तुम्हें घबराने की क्या ज़रूरत है? लॉकर में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए तोहफा ही रखा होगा, बम तो रख नहीं दिया होगा। मुझे तो बम ही लगता है। क्या बात कर रही हो? चक्रेश हंस पड़ा। तुम्हें वो तोहफा लगता है जिसे देखकर मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाएगा, पहचान तक बदल जाएगी मेरी। उफ, समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या लिखा है। क्या तुम इन शब्दों का अर्थ समझ सकते हो चक्रेश? मेरे ख्याल से तो हमें इस सब के बारे में इतना ज़्यादा सोचकर सिर दर्द करने की ज़रूरत ही नहीं है, चक्रेश ने कहा। दिन निकलते ही जजों के पैनल के पास चलेंगे, उनसे चाबी लेंगे, बैंक पहुंचेंगे, लॉकर खोल लेंगे और देखेंगे उसमें कैसा बम है। चक्रेश के लफ्ज़ सस्पेंस के चक्रव्यूह में फंसी चांदनी को बाहर नहीं निकाल सके। अगला दृश्य। 5 साल पहले एक दुर्घटना में मंगल सेन की मृत्यु हो चुकी थी। बाकी 4 जजों ने उसकी सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य जज मुश्ताक सिद्दीकी को पैनल में शामिल करके कोरम पूरा किया। डाइस के ऊपर पांचों जज 5 पंक्तिबद्ध कुर्सियों पर बैठे थे।
चांदनी और चक्रेश उनके सामने थोड़ी नीचाई पर पड़ी अनेक कुर्सियों में से अगल बगल पड़ी 2 कुर्सियों पर बैठे थे। उनसे पहला सवाल आदित्य प्रकाश ने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वही चांदनी हो जिसे हमें लॉकर की चाबी सौंपनी है? अन्य किसी सबूत की ज़रूरत ही कहाँ रह गई योर ऑनर, चक्रेश ने कहा। पूरे मीडिया ने हमारी शादी की खबरें छापी हैं। सर्वविदित है कि प्रसिद्ध डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश घोष की बेटी चांदनी यही है। सवाल चांदनी से किया है मिस्टर चक्रेश, गिरधारी लाल ने कहा। जवाब उसी को देना। आप तब तक बीच में नहीं बोलेंगे जब तक बोलने के लिए कहा ना जाए। और ये कोर्ट है, इस बात पर यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि मीडिया में कहाँ क्या छपा है। हमें इस बात का पुख्ता सबूत चाहिए कि हमारे सामने बैठी चांदनी नामक लड़की वही चांदनी है जिसे कंचन देवी की इच्छा के मुताबिक हमें लॉकर की चाबी सौंपनी है। आपकी संतुष्टि किस किस्म के सबूत से होगी? चांदनी ने पूछा। अपना पासपोर्ट है तुम्हारे पास? विशंबर साहे ने पूछा। जी हाँ, कहने के साथ चांदनी ने पर्स से पासपोर्ट निकाला। कोर्ट के एक कर्मचारी ने पासपोर्ट जजों के पैनल तक पहुंचाया। एक ने नहीं बल्कि 5 ने पासपोर्ट को बहुत ध्यान से देखा। अंततः शोभा देवी ने कहा, ठीक है, अब तुम बोलो। मुश्ताक सिद्दीकी ने चक्रेश से कहा, तुम्हारे पास चांदनी का पति होने का क्या सबूत है? चक्रेश ने मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर उन तक पहुंचा दिया। विशंबर साहे ने कहा, अब एक खाली पेपर पर तुम दोनों को साइन करने होंगे। चांदनी और चक्रेश ने वैसा भी कर दिया। 5 जजों ने वे साइन मैरिज सर्टिफिकेट पर मौजूद हस्ताक्षरों से मिलाए। 5 की नज़रें मिली। फिर शोभा देवी ने चांदनी से पूछा, क्या आपको आपके पति के सामने लॉकर की चाबी सौंप दी जाए? जी। आप किसी दबाव में तो नहीं हैं? आदित्य प्रकाश का सवाल। जी नहीं, चांदनी ने कहा। कुछ और औपचारिकताओं के बाद लॉकर की चाबी चांदनी को सौंप दी गई। चाबी को लेते वक्त सस्पेंस की ज़्यादती के कारण चांदनी का हाथ कांप रहा था। उसे मुट्ठी में भींचे वह कोर्ट से बाहर निकली। लाओ चाबी मुझे दो, कहने के साथ चाबी चांदनी से ले ली। अपनी मुट्ठी में उसने उसे कसकर भींच लिया। चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे विश्व कप जीतने वक्त कपिल देव के चेहरे पर देखे गए थे। अगला दृश्य, बैंक मैनेजर ने अपने सामने एक रजिस्टर पर दोनों के साइन कराए। फिर उन साइनों का मिलान उन साइनों से किया जो उन्होंने एक कोरे कागज़ पर जजों के सामने किए थे। हालांकि वे भी कोर्ट से सीधे बैंक ही पहुंचे थे, मगर जाने कैसे वे कागज़ उनसे पहले बैंक मैनेजर तक पहुंच चुका था। संतुष्ट होने के बाद मैनेजर ने पूछा, क्या आप अपने पति को भी लॉकर रूम में ले जाना चाहेंगे? हाँ, चांदनी के सूखे हलक से संक्षिप्त सा जवाब निकल सका। मैनेजर ने बेल बजाई। एक चपरासी आया। मैनेजर ने उससे कहा, लॉकर इंचार्ज को भेजो। चपरासी उल्टे पैर वापस चला गया। कुछ देर बाद लॉकर इंचार्ज ने मैनेजर के कमरे में कदम रखा। वह बड़ी बड़ी लाल आंखों और गोल चेहरे वाला शख्स था। जाने क्यों उसे देखकर चांदनी को अपने जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ती महसूस हुई। ये हमारे लॉकर इंचार्ज है मिसेस चक्रेश, मिस्टर मनोहर शुक्ला। और मनोहर, ये चांदनी घोष है, लॉकर नंबर 13 की मालकिन। उसी लॉकर नंबर 13 की जिसे बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 18 साल पहले कंचन देवी नाम की महिला ने चांदनी के नाम से लिया था और बैंक को हिदायत दी थी, इस लॉकर को चांदनी के अलावा कोई अब ऑपरेट नहीं कर सकेगा और चांदनी भी इसे केवल तब खोल सकेगी जब उसकी शादी हो चुकी हो। ओह, मनोहर बोला, तो यह दिन आ ही गया। लॉकर की यह चाबी 5 जजों के पैनल के पास थी। मैनेजर ने मेज़ पर रखी चाबी उठाकर उसे दिखाते हुए कहा, इसे ये लोग वहीं से लाएं। पैनल की रिपोर्ट बैंक को मिल चुकी है। उसके मुताबिक वे पुष्टि कर चुके हैं लॉकर की मालिक यही हैं। और ये, उसने सुर्ख आंखों से चक्रेश को घूरा। चांदनी के पति मिस्टर चक्रेश, मैनेजर ने कहा। कंचन देवी द्वारा बैंक को दी गई हिदायतों में से एक ये भी थी कि चांदनी लॉकर रूम में केवल अपने पति को लेकर जा सकती है, वह भी तब जब वह खुद ऐसा करने को है। हम चांदनी से पूछ चुके हैं, यह मिस्टर चक्रेश के साथ लॉकर ऑपरेट करना चाहती हैं। तो हम लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है? मनोहर ने कंधे उचका दिए। मैनेजर ने अपनी दराज खोली। मास्टर की का गुच्छा निकालकर मनोहर को देता बोला, लॉकर ऑपरेट करा दो, कम विद मी। वे साधारण से शब्द मनोहर ने चांदनी की आंखों में आंखें डालकर कुछ ऐसे अंदाज में कहे थे कि अपनी रीढ़ की हड्डी में उसने सर्द लहर दौड़ती महसूस की। अगर चक्रेश उसकी बाँह पकड़कर कुर्सी से ना उठा देता तो उसे मनोहर के शब्दों पर अमल करने तक का होश नहीं था। अपने शब्द कहने के बाद मनोहर कक्ष से बाहर जा चुका था। चक्रेश चांदनी की बाँह पकड़े उसके पीछे लपका। लॉकर रूम बेसमेंट में था। मनोहर का पीछा करते जब वे बैंक का कॉरिडोर पार करके सीढ़ियों पर पहुंचे तब चांदनी की टाँगें बुरी तरह कांप रही थीं। एक ही सवाल था उसके दिमाग में, लॉकर में क्या है? ऐसा क्या हो सकता है जो उसकी ज़िंदगी में तूफान ला देगा, उसकी पहचान बदल देगा? सस्पेंस की ज़्यादती के कारण चांदनी का बुरा हाल था। उसे पूरा यकीन था यदि चक्रेश ने सामान न रखा होता तो वह सीढ़ियों पर लुढ़क जाती। अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपने जिस्म का सारा भार उसने चक्रेश पर डाल रखा था। उस चक्रेश पर जिसने बहुत आहिस्ता से कहा था, खुद को संभालो चांदनी, मेरी समझ में नहीं आ रहा
जब से लॉकर का चक्कर चला है तब से तुम इतनी घबराई हुई क्यों? चांदनी कोशिश के बावजूद मुंह से आवाज़ न निकाल सकी। हाँ, चक्रेश पर से उसने अपना भार थोड़ा कम ज़रूर कर लिया था। सीढ़ियाँ तय करके वे लॉकर रूम में पहुंचे। वह 20 का एक हॉल था। दीवारों के सहारे अनेक बड़ी बड़ी मजबूत अलमारियां खड़ी थीं। उन अलमारियों में थे अनेक लॉकर। उस वक्त वहां उन दोनों के अलावा केवल मनोहर था। वह जो मास्टर की लॉकर नंबर 13 के 2 की हॉल्स में से एक में फंसाकर आधी घुमा चुका था। पूरी वह तब तक घूम भी नहीं सकती थी जब तक दूसरे होल में कस्टमर की डालकर ना घुमाई जाए। प्लीज़, कहते हुए उसने चांदनी को अपनी चाबी इस्तेमाल करने का इशारा किया। चांदनी का हाल ऐसा था जैसे उसे पूरा यकीन हो कि लॉकर खोलते ही विस्फोट होगा और धमाके के साथ लॉकर रूम सहित उन सबके पर खच्चे उड़ जाएंगे। उसे अपना चेहरा ही नहीं, सारा जिस्म पसीने के कारण चिपचिपा महसूस हुआ। बेहद नर्वस थी वह। की हॉल की तरफ बढ़ता चाबी वाला हाथ बुरी तरह कांप रहा था। मनोहर कह ही उठा, मैडम, कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हो रही हैं मिस्टर चक्रेश। चक्रेश ने सांत्वना देने वाले अंदाज में चांदनी का कंधा थपथपाया। तुम खोल लो। चांदनी ने अपना चाबी वाला कांपता हाथ चक्रेश की तरफ बढ़ा दिया। चक्रेश ने चाबी ली और झट से कीहोल में डालकर घुमाने की कोशिश की, मगर वह भी केवल आधी ही घूम सकी। फिर मनोहर ने अपने 2 हाथों से दोनों चाबियां पकड़ी और विपरीत दिशाओं में घुमा दी। दोनों चाबियां साथ घुमाए जाने पर पूरी घूम गई। लॉकर खुल चुका था, मगर लॉकर नहीं, उसका छोटा सा गेट अभी बंद था। मनोहर ने लॉकर का पल्ला खोले बगैर अपनी चाबी निकाली। पहली बार वह चक्रेश की तरफ देखकर मुस्कुराया। बड़ी अजीब मुस्कान थी वह, ऐसी जैसे चक्रेश को किसी किस्म की चेतावनी दे रहा हो। जवाब में चक्रेश भी केवल मुस्कुराकर रह गया था। अपनी चाबी संभाले मनोहर लॉकर रूम से बाहर चला गया, मगर सीढ़ियां तय नहीं की उसने। वह लॉकर रूम के भारी भरकम दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया था। चक्रेश ने साफ महसूस किया मनोहर वहीं है, मगर उसकी वहाँ मौजूदगी की ज़रा भी तो परवाह नहीं की पट्टे ने। हाँ, चांदनी को बिल्कुल मालूम नहीं था वहाँ क्या खेल चल रहा है। होता भी कैसे, किसी और पर भला वह क्या ध्यान देती, उसे तो अपना ही होश नहीं था। चक्रेश ने लॉकर का पल्ला खोला। उसमें काले रंग के चमड़े का एक छोटा सा हैंड बैग था। इधर चांदनी का दिल धाड़ धाड़ की आवाज़ पैदा करता हुआ उसकी पसलियों पर से टकरा रहा था। उधर चक्रेश ने लॉकर के अंदर हाथ डालकर हैंड बैग निकाल लिया था। दरवाजे के उस तरफ खड़ा मनोहर स्वर्ग आंखों से सब कुछ देख रहा था। चांदनी चक्रेश से लिपट गई थी। चक्रेश ने महसूस किया चांदनी का संपूर्ण जिस्म जूड़ी के मरीज की मानंद कांप रहा था। नज़र चांदनी की भी हैंडबैग पर ही स्थिर थी। चेहरे पर भाव ऐसे जैसे बैग को नहीं, काले नाक को देख रही हो। फिर उसने एक झटके से बैग की चेन खोल दी। चेन का खुलना था कि चांदनी के अलग से चीख निकल पड़ी। चक्रेश ने बहुत फुर्ती के साथ झपट कर एक हाथ से उसका मुंह भींच लिया था। खुला हुआ बैग अभी भी उसके दूसरे हाथ में था। चांदनी के मुंह से गूं गूं की आवाज़ निकल रही थी। चेहरे पर खौफ ही खौफ, आंखें विस्फारित अंदाज में फैली हुई। चक्रेश के चंगुल से निकलने के लिए वह यूं फड़फड़ा रही थी जैसे गर्म रेत पर पड़ी मछली। चेन खुल जाने के कारण बैग ने मुंह फाड़ दिया था। उसमें रखी एक छोटी सी डायरी और रिवॉल्वर साफ नज़र आ रहे थे। उन दोनों के ऊपर रखे एक कागज़ पर मोटे मोटे हरफों में लिखा था, खबरदार, रिवॉल्वर को हाथ मत लगाना, इस पर किसी की उंगलियों के निशान हैं। चक्रेश ने अपने बंधन में मचल रही चांदनी से कहा, चांदनी प्लीज़ संभालो खुद को, क्यों डर रही हो इतना? मैं तुम्हारे साथ हूँ, चीखो मत। बैग में किसी को पता नहीं लगना चाहिए हमें क्या मिला है। चांदनी की तड़पन कुछ कम हुई। चक्रेश ने उसके मुंह से हाथ हटाया, चेन वापस बंद की। चांदनी के चेहरे पर अभी भी खौफ का तक कर रहा था। वह बड़ी मुश्किल से कह पाई, रिवॉल्वर? शादी का तोहफा कहकर उस कमीनी औरत ने मुझे रिवॉल्वर? प्लीज़ प्लीज़ चांदनी, एक लफ्ज़ भी मुंह से मत निकालो। अब उसके कुछ बोलने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मनोहर ने लॉकर रूम में कदम रखा। दोनों ने पलटकर एक झटके जैसी आवाज़ की तरफ देखा और चांदनी के अलग से एक और चीख उबल पड़ी, मगर वह चीख किसी भी तरह लॉकर रूम की सीमा को नहीं लांघ सकती थी, क्योंकि मनोहर उससे पहले ही लॉकर का रूम का भारी भरकम दरवाज़ा बंद कर चुका था। चांदनी उसके हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को देखकर चीखी थी। चक्रेश के पीछे जाकर छुप गई वह, उस चक्रेश के जिसका चेहरा इस वक्त किसी हिंसक भेड़िए से भी ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। वह और मनोहर प्रतिद्वंदी की तरह एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। मनोहर ने अपने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को हवा में लहराते हुए कहा, बैग मेरे हवाले कर दो। यह तय नहीं हुआ था। रिवॉल्वर से बगैर ज़रा भी डरे चक्रेश गुर्राया, बको मत, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। बैग मेरे हवाले करो, फूट लो वरना यहाँ से वरना वरना ढेर कर दूंगा तुम दोनों को। मनोहर के दांत पिचे हुए थे। ये लो, कहने के साथ चक्रेश ने बैग मनोहर की तरफ उछाला। मनोहर ने अपनी आंखें बैग पर जमाए रखकर खाली हाथों से लपकने के लिए हवा में उठाया और चक्रेश को तो मानो इंतज़ार ही इस क्षण का था।
उसने तो बैग हवा में जैसे उछाले ही उस क्षण का लाभ उठाने के लिए था। उधर वह बैग लपकने की कोशिश कर रहा था, इधर चक्रेश की लंबी टांग हाथी की सूंड की तरह घूमकर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ी। रिवॉल्वर हाथ से निकला, एक अलमारी पर टन्ने की आवाज़ के साथ टकराया और फर्श पर गिर गया। उसके बाद मनोहर वह काम भी पूरा नहीं कर सका जिसके कारण मात खाया था, अर्थात उसके बैग लपकने से पहले ही चक्रेश ने गोरिल्ले की तरह झपट कर एक जोरदार घूसा उसकी नाक पर जड़ दिया था। चीख के साथ मनोहर उछलकर एक अलमारी से जा टकराया। चक्रेश ने झपट कर रिवॉल्वर उठाया और उसके दस्ते का वार पूरी ताकत से संभल कर उठने का प्रयास करते मनोहर की कनपट्टी पर किया। एक बार फिर लहरा कर वह चक्रेश के कदमों में गिर पड़ा। इस बार ऐसा गिरा कि उठ ही नहीं सका। उसके सिर से गर्म और गाढ़ा खून तेजी से बह रहा था। चक्रेश ने आगे बढ़कर दरवाजे के नज़दीक पड़ा बैग उठाया, पलट कर चांदनी की तरफ देखा। चांदनी थर थर काँप रही थी। चक्रेश, रोती सी आवाज़ में कहती वह दौड़कर उससे जा लिपटी। चक्रेश ने एक बार फिर सांत्वना देने वाले अंदाज में उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, खुद को संभालो चांदनी, और तुम्हारा यही हाल रहा तो शायद हम इस बैंक से सुरक्षित नहीं निकल सकेंगे। मगर ये कौन है? ये सब क्या हो रहा है चक्रेश? मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी ने ठीक ही लिखा था। मुझे जान पर खेलकर अपनी पत्नी की रक्षा करनी होगी। चांदनी उसकी तरफ यूं देखती रह गई जैसे कोई अपने मसीहा को देखता है। अगला दृश्य। वे ऊपर पहुंचे। अगर किसी की नज़र चांदनी के चेहरे पर पड़ जाती तो यकीनन समझ जाता कोई भारी गड़बड़ है, क्योंकि चक्रेश के लाख समझाए जाने के बावजूद वह अपने चेहरे के पीलेपन को नहीं पी पाई थी। ऐसा लग रहा था वह जैसे हजार हजार बार कोलू के पाटों के बीच से गुजारा गया हो। चक्रेश के समझाने का बस इतना असर हुआ था कि वह उसके साथ सीढ़ियाँ तय करके ऊपर पहुँच गई थी। उसके साथ चल रही थी। चल क्या रही थी ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, चक्रेश के साथ घिसट रही थी वह। दिल इस कदर उछल रहा था जैसे किसी भी क्षण गले में अटकेगा। दिमाग में साए साए का शोर गूंज रहा था और आंखों के सामने अभी भी चकरा रहा था उन पर रिवॉल्वर ताने मनोहर। ये याद आती उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। मनोहर जख्मी और बेहोश अवस्था में अब भी लॉकर रूम में फर्श पर पड़ा होगा। चांदनी को प्रत्येक पल ये डर सता रहा था कि वे अब फंसे। मगर किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। सारा स्टाफ अपने काम में मशगूल था। ग्राहक अपना नंबर आने की धुन में मग्न। किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि लॉकर ऑपरेट करके कस्टमर ऊपर आ चुके हैं तो मनोहर क्यों नहीं आया। उसे तो उनसे पहले ऊपर पहुंच जाना चाहिए था। मैनेजर के कक्ष का गेट कांच का था। मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए उसके सामने से गुजरना ज़रूरी था। चक्रेश की कोशिश चांदनी सहित इस गेट के सामने से इतनी तेज़ी से गुजर जाने की थी कि मैनेजर उन्हें देख ही न सके। परंतु इंसान के साथ वह ज़रूर होता है जिससे उसने बचने की कोशिश की होती है। गेट के नज़दीक पहुँचे ही थे कि एक झटके से गेट खुला। चांदनी बेचारे के तो पहले ही छक्के छूटे हुए थे। चक्रेश भी हड़बड़ा गया। पलक झपकते ही मैनेजर उनके सामने था। उन्हें देखते ही बोला, ओ आप लोग, कराए लॉकर ऑपरेट? जी जी। चक्रेश ने खुद को नियंत्रित करने की भरसक चेष्टा की थी। अरे, मैनेजर चांदनी की हालत देखकर चौंका। मैडम को क्या हुआ? कुछ नहीं। चक्रेश ने चांदनी को गिरने से बचाए रखकर कहा, बस थोड़ी तबीयत खराब है। हाँ, गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, मैनेजर ने कहा। लॉकर रूम तो और ज़्यादा गर्म होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मनोहर कहाँ है? एकाएक उसने ये सवाल पूछ लिया जिसका डर था। चक्रेश जैसे शख्स के भी छक्के छूट गए। मुंह से निकला, वो उन्हें मैंने टॉयलेट की तरफ जाते देखा था। ओह, कहने के बाद मैनेजर भी टॉयलेट की तरफ बढ़ गया। शायद वह इसलिए कक्ष से बाहर निकला था। इस वक्त चक्रेश जैसे शख्स के चेहरे पर भी पसीना झिलमिला रहा था। वह चांदनी को अपने साथ घसीटता सा तेज़ी से मेन गेट की तरफ बढ़ता बड़बड़ाया, खुद को संभालो चांदनी और जल्दी चलो, भेद खुलने वाला है। मुमकिन है टॉयलेट में मनोहर को ना पाकर उसका माथा ठनक जाए। क्या करती चांदनी, क्या कहती? टांगें कांप ही इस कदर रही थी कि जैसे उनमें जान ही ना हो। फिर भी चक्रेश उसे घसीटता सा किसी तरह मेन गेट से बाहर निकल ही गया, जहाँ एक टाटा सफारी खड़ी थी। पिछला गेट खोलकर पहले उसमें चांदनी को ढकेला, फिर खुद फुर्ती के साथ घुसकर दरवाज़ा बंद करता थोड़ी उत्तेजित अवस्था में बोला, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर निकल जाओ। क्या गड़बड़ हो गई है? खुरदरी सी आवाज़ में इस सवाल के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने जो पलट कर पीछे देखा, शैतानी के रहे सही हौसले भी पस्त हो गए। मौत की सेरन आकाशीय बिजली की मानंद सारे जिस्म में गिड़गड़ाती चली गई। कारण था ड्राइवर का चेहरा। बहुत खूंखार और चौड़े चेहरे वाला शख्स था वह, बड़ी बड़ी मूँछों और उबली उबली सी आंखों वाला। उसके बाएं गाल पर किसी चाकू से बने जख्म का पुराना निशान था। चांदनी की स्थिति अभी सेम ही थी कि चक्रेश ने हुक्म देने के ऐसे अंदाज में कहा, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ो। अगर तुम यहाँ गड़बड़ जानने के फेर में पड़े और हम यहाँ से निकल नहीं पाए तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके एक झटके से आगे बढ़ा दी। फिर वह ट्रैफिक को चीरता चला गया। चक्रेश राहत की सांस 10 मिनट बाद ले सका। तब जब उसे यकीन हो गया
मनोहर का भेद अगर खुल भी गया होगा तो अब वह किसी के हाथ आने वाला नहीं है। मगर चांदनी 1000 कोशिशों के बावजूद खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। उसने कहा, चक्रेश, मेरे हाथ पे ठंडे पड़ते जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास ले चलो। चांदनी, प्लीज़ संभालो खुद को, ये केवल नर्वसनेस है, चक्रेश ने कहा। और फिर अब क्यों डर रही हो, हम सारे खतरे पार कराएं। एकाएक ड्राइवर ने पूछा, क्या लॉकर से वह सामान मिल गया जो मिलना था? शट अप, चक्रेश ने बहुत ही खतरनाक अंदाज में डांटा उसे। होश फाख्ता चांदनी के हो गए। उधर ड्राइवर भी सब टटा गया था। ज़्यादा चू चपड़ की तो ज़ुबान काट कर गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। चक्रेश की आवाज़ अभी भी चांदनी के कानों में गूंज रही थी। तुम्हारा काम है गाड़ी चलाना, मुंह पर ताला लटका कर गाड़ी चलाते रहो। सचमुच ड्राइवर ने उसके बाद एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला था। चांदनी समझ नहीं पाई ये सब क्या हो रहा है। मनोहर कौन था? उसने बैग छीनने की कोशिश क्यों की थी? ड्राइवर जैसे खतरनाक नज़र आने वाले शख्स को उसका चक्रेश इतनी बुरी तरह से कैसे डांट सकता है? और वह जो ड्राइवर कम पेशेवर गुंडा ज़्यादा नज़र आ रहा था, चक्रेश के डांटने पर क्यों और कैसे भीगी बिल्ली बन गया? ये सारे सवाल चांदनी के जहन में कौंधे ज़रूर, मगर जवाब किसी का नहीं था। जवाब तलाशने की कोशिश में दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ताकत भी नहीं थी उसमें। चक्रेश के जिस्म पर गिरती सी चांदनी ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, प्लीज़ चक्रेश, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। ड्राइवर, चक्रेश ने कहा, वह देखो सामने नारियल पानी वाला है, वहाँ गाड़ी रोक देना। ड्राइवर ने सच में मुंह पर ताला लटकाए अपना काम किया। गाड़ी रुकी। चक्रेश ने चांदनी को सीट की पुष्ट पर टिकाया, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। नारियल पानी वाले के पास 2-3 ग्राहक मौजूद थे। उसे देखते ही बोला, आइए साहब आइए, 2 नारियल देना, चक्रेश ने कहा। उसने बाकी ग्राहकों को छोड़कर पहले चक्रेश को अटेंड किया। चक्रेश ने अपनी पीठ सफारी की तरफ की, जेब से एक टैबलेट निकाली और वहाँ मौजूद ग्राहकों या नारियल पानी वाले की ज़रा भी परवाह किए बगैर एक नारियल में डाल दी। उसकी हरकत ग्राहकों ने भी देखी थी, नारियल पानी बेचने वाले ने भी। चक्रेश की इस हरकत को न केवल उसने खुद अनदेखा कर दिया बल्कि ग्राहकों से भी बोला, मुंबई शहर में ये हर जगह कुछ ना कुछ होता रहता है, सब ने अपने काम से काम रखना चाहिए। चक्रेश ने ना उसकी बात पर ध्यान दिया, ना ही किसी और को कुछ कहने का मौका दिया। जिस तेज़ी के साथ आया था उसी तेज़ी के साथ गाड़ी की तरफ वापस चला गया। गाड़ी के अंदर पहुंचकर उसने टैबलेट वाला नारियल चांदनी को देते हुए कहा, इसे पियो चांदनी, तुम्हारी तबीयत में सुधार होगा। चांदनी पाइप से नारियल पानी पीने लगी। बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ चक्रेश ने ड्राइवर की तरफ देखा, तुम भी पीना चाहो तो पी लो। नहीं, ड्राइवर ने कहना चाहा, परंतु चक्रेश ने गुर्राकर हुक्म सा दिया, जो कह रहा हूँ वो करो। ड्राइवर ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा मगर बोला कुछ नहीं। दरवाज़ा खोलकर बंद करता हुआ नारियल पानी वाले की तरफ बढ़ गया। वह अपने नारियल का पानी वहीं पीकर जब 5 मिनट बाद गाड़ी में लौटा तब नशे में झूमती चांदनी कह रही थी, मेरा सिर तो और ज़्यादा चकराने लगा चक्रेश, ये क्या खिला दिया तुमने? घबराओ मत, चक्रेश के लहजे में सारे ज़माने की धूर्तता सिमट आई थी, सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ। वह बेहोश होकर चक्रेश की गोद में लुढ़क गई थी। गुलाबी होंठों पर एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने वाले कपिल देव जैसी मुस्कान उभरी। उसने अपना भी और चांदनी का भी नारियल खिड़की के बाहर उछालते हुए कहा, चलो। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य, हा 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 हा। किसी के ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने की आवाज़ ने चांदनी की चेतना पर हमले करने शुरू कर दिए। फिर उसके कानों से ऐसी आवाज़ टकराई जैसे कोई शख्स बहुत ही गहरे कुएं के अंदर से बोल रहा हो, वेल डन चक्रेश, वेल डन, तुमने साबित कर दिया कि तुम नाम के ही नहीं काम के भी चक्रेश हो। खूब चक्कर चलाया तुमने, अपने आप को दिया गया तुम्हारा नाम बिल्कुल ठीक था, चक्कर चलाने वाला ईश्वर। वाकई तुम चक्कर चलाने वाले ईश्वर हो। तुम जैसा लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा, और अपन ने भी तुम जैसा घटिया सेठ कभी नहीं देखा सेठ। यह आवाज़ चक्रेश की थी। एक तीसरी आवाज़, सेठ को ऐसा मत बोलना, तुम जैसे चमचे डरते होंगे सेठ से, अपन न कभी किसी से डरा न डरेगा। यह पूछ, अपन ने सेठ को घटिया क्यों कहा? क्यों कहा? तय ये हुआ था कि अपन बैग सही लड़की को यहाँ लेकर आएगा, मगर इसके हुक्म और लॉकर रूम में इसके आदमी ने अपन से बैग छीनने की कोशिश की। शायद इसे यकीन नहीं था कि अपन बैग और लड़की को लेकर यहीं आएगा। ऐसी बात नहीं थी चक्रेश। इस आवाज़ को सुनकर चांदनी को ऐसा झटका लगा कि क्या किसी को 440 वाट का नंगा ताज जिसमें से छूने पर लगता होगा। उसे यकीन ही नहीं आया कि वह आवाज़ उसके पापा की थी, महेश घोष की। मगर आवाज़ उसी की थी और वह कहता चला जा रहा था, तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया था, मैंने साफ साफ कह दिया था। अपलम चपलम द्वारा तुम्हें बॉक्स सौंपने से लेकर तुम्हारे यहाँ तक आने में मेरे आदमी बराबर तुम पर निगाह रखेंगे। होटल में तुम्हारे कमरे की खिड़की के पास भी मेरा आदमी था। मनोहर से भी केवल इतना ही कहा गया था कि तुम पर निगाह रखे। वही सामान मुझ तक पहुँचना चाहिए जो लॉकर से निकले। उसने जो रिवॉल्वर निकाल कर तुमसे बैग मांगा, ये उसके द्वारा अपने विवेक के अति उत्साह में की गई हरकत थी। हमने उससे केवल इतना कहा था, तेरी ड्यूटी चक्रेश को बैंक से बाहर निकालने की है, उसके बाद सफारी का ड्राइवर उसे यहाँ मेरे पास ले आएगा। तुमने एक से एक बेवकूफ़ नमूने पाल रखे हैं सेठ। चक्रेश की आवाज़। यह साला ड्राइवर मुंह फाड़कर ऐसा कुछ कहने वाला था कि समय से पहले ही चांदनी को मुझ पर शक हो जाता। डांट कर चुप करना पड़ा इसे।
मिचमिचाने के बाद चांदनी की आंखों ने खुलना शुरू किया। उसने देखा ठीक सामने एक ऊंचे सिंहासन पर उसके पापा बैठे थे, कुछ उतने ही ऊपर जितने ऊपर अदालत में जज को बैठे देखा था। उनके अगल बगल 2 सशस्त्र कमांडो खड़े थे। एक बहुत बड़ा गोल हॉल था वह। दीवारों के सहारे काली वर्दी वाले कमांडो खड़े थे। सभी के हाथों में गनें थीं। चक्रेश की पीठ भले ही उसकी तरफ हो मगर पहचान वह उसे खूब रही थी। उसकी बगल में ही अमरनाथ खड़ा था। अन्य अनेक लोग थे वहाँ, जिनमें से कुछ को वह जानती थी, ज़्यादातर को नहीं जानती थी। उसने खुद को एक कुर्सी पर पाया था। ऐसा लग रहा था उसे जैसे स्वप्न देख रही हो, क्योंकि अपने पापा को वह किसी फिल्म के विलेन की तरह कहते देख रही थी। कुछ भी हो चक्रेश, दिल खुश कर दिया तूने। कमाल का लड़का है तू। खाली पीली तारीफ से ना अपन का पेट कभी भरा है सेठ, ना भरेगा, चक्रेश कहता चला गया। अपन तारीफ का नहीं, नगद का तलबगार है, नगद का। आई मीन कैश। तेरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब माल झटक। लॉकर से निकला माल कहाँ है? महेश घोष ने पूछा। चक्रेश ने कोट की जेब से बैग निकाल कर दिखाते हुए कहा, ये रहा। गुलाम सिंह? यस सर। एक फ्रेंच कट दाढ़ी वाला शख्स आगे बढ़ा। कमाल के लड़के को माल दिखा। गुलाम सिंह आगे बढ़ा। एक मेज़ पर रखा सूटकेस उठाया, उसे खोला। वह हजार हजार के नोटों की गड्डियों से ठुसा हुआ भरा था। उन्हें देखकर चक्रेश कह उठा, वाह कितनी चमक होती है नगद में। पूरे 50 हैं। 50 काम शुरू होने से पहले दिए जा चुके हैं। महेश घोष ने कहा, गिन सकते हो। अपन गिना नहीं करता सेठ, नज़र से बता देता है नकदों कितना है। कहता हुआ चक्रेश मेज के नज़दीक पहुंच चुका था। वैसे भी चक्रेश को आज तक किसी ने एक पाई कम देने की कोशिश कभी नहीं की। पहली बात, अपन के साथ कम करने वाला जान जाता है अपन को धोखा नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, अपन सामने वाले को अपनी परफॉर्मेंस से खुश कर देता है और फिर खुद भी खुश होने का हकदार बन जाता है। ये बात तो तुमने 16 आने ठीक कही चक्रेश, कि तुम अपनी परफॉर्मेंस से सामने वाले की तबीयत ग्लैड कर देते हो। महेश घोष कहता चला गया। अपने ऑफिस में तुम्हारे द्वारा दिखाए गए टैलेंट से प्रभावित होकर ये काम हमने तुम्हें सौंपा ज़रूर था, मगर विश्वास नहीं था कि सारे मिशन को इतनी खूबसूरती से अंजाम दे सकोगे। हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि चांदनी की बारात लौटा देने के बाद, उसे इतना ज़्यादा चिढ़ा देने के बाद तुम उसे खुद से शादी करने तक ले जाओगे। हमने तो कई बार तुम्हारे तरीके का विरोध भी किया, मदद भी करनी चाहिए तुम्हारी, मगर तुमने हर बार यही कहा। तुमने मुझे काम सौंप दिया, बस। इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है सेठ। ना अपन को तुमसे किसी किस्म की मदद चाहिए, ना ही अपन अपने काम करने के स्टाइल में किसी की दखल अंदाजी पसंद करता है। जिस वक्त तू जगवीर वाले पैतरे पर काम कर रहा था, उस वक्त तो सांसें ही रुकी हुई थी मेरी। सोच रहा था मामला ज़रा भी इधर उधर हो गया तो। चक्कर चलाने वाले ईश्वर का कोई भी पैतरा कभी पिटा नहीं करता सेठ। महेश घोष की बात काटकर चक्रेश कहता चला गया। चांदनी के मनोविज्ञान को पढ़ने के बाद मुझे अच्छी तरह मालूम था, जब डिस्कोथ में जगवीर और मेरे बीच फाइट होगी तो वो मुझे जलाने के लिए जगवीर को अपना दोस्त बना लेगी। जगवीर को हायर करके उसके नज़दीक अपुन ने पहुंचा ही इसलिए था ताकि मुझे उसके इरादों की जानकारी रहे। उसने अपुन को पहले ही बता दिया था कि चांदनी ने अपुन को काली के मंदिर में क्यों बुलाया। अपुन ने उसी समय आगे की पूरी स्कीम बना ली थी। जगवीर को हुक्म दिया था, किसी भी हालत में तुझे ऐसे हालात क्रिएट करने हैं जिसमें फंसकर चांदनी तुझ पर चाकू का वार कर बैठे। उसके बाद ये मैं उसके दिमाग में ठूस दूंगा कि उसने तेरी हत्या कर दी है। चांदनी बेचारी तो नादान थी। कनाडा की पुलिस और कोर्ट तक कभी ये नहीं समझ सके कि चांदनी के कपड़ों और चाकू पर लगा खून जगवीर का असली खून नहीं, बल्कि उसके लिबास में छुपे रबर के ब्लैडर में भरा उसी के ब्लड ग्रुप का खून था। वह भट्टा तो मेरे नदी में डालते वक्त ही जीवित था। वह सारा ड्रामा पुलिस को चकमा देने के लिए किया गया था। केस खत्म करने के लिए उसका जीवित होकर कोर्ट में पहुंचकर वह बयान देना भी ज़रूरी था, जो दिया। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया था उसे किस अवस्था में कोर्ट में पहुंचकर क्या कहना है। लेकिन अगर चांदनी अपना गुनाह कबूल करने कोर्ट में नहीं पहुंचती, पहली बात, ऐसा हो नहीं सकता था सेठ। उसकी अंतरात्मा को जगाने के लिए मेरे पास शीतल थी। शीतल बेचारी तो प्रेम की तरफदार होने के नाते वह सब कर रही थी। उसे तो अगर आज भी बताया जाए कि असल में वो तेरी साजिश की शिकार थी तो उसे यकीन नहीं आएगा। दूसरी बात, उसकी कोशिश के बावजूद अगर चांदनी की अंतरात्मा नहीं जागती, अर्थात वह सच्चाई बताने के लिए कोर्ट में ना पहुंचती, तब भी सज़ा तो हो नहीं सकती थी मुझे, क्योंकि जगवीर तो कानून को जिंदा मिलना ही था। जब इस हथकंडे से भी चांदनी मेरे पोपाश में ना बन सकी, तो नौटंकी वाली औरत को अपनी माँ और उसके बूढ़े बाप को अपना बाबा बताने का ड्रामा करना पड़ा। एक झूठी कहानी सुनाकर, संतराज द्वारा बनाए गए स्टैचू दिखाकर चांदनी को प्रभावित करना पड़ा। ऐसी लड़कियों के असल में सेंटिमेंटल स्टोरियों में फंसाकर आसानी से सेट किया जा सकता है। वह सेट हुई, और ऐसी सेट हुई कि तुझे झूठा और मैं सच्चा मानती रही। और तेरे रहते कंचन के पुराने फ़ोटोओं में जोड़ तोड़ करके बचपन में हुई शादी की एल्बम बनाना क्या मुश्किल था। बस बस कमीने। चांदनी के धैर्य की सभी सीमाएं टूट गई। और ज़्यादा नहीं सुन सकती मैं। उफ, मैं ये क्या सुन रही हूँ, क्या देख रही हूँ। सब कुछ आंखों के सामने होने के बावजूद विश्वास नहीं कर पा रही कि ये सच है। दिमाग फटा जा रहा है मेरा। एक तरफ बाप है जो मुझे सारे जीवन अपनी पाँव के झूले में झुलाने का दम भरता रहा, दूसरी तरफ वह है जिसका मंगलसूत्र आज भी मेरे गले में पड़ा है। इन दोनों ने ही ठगा मुझे।
क्यों? क्यों किया ऐसा? क्यों क्यों क्यों? सबकी निगाह एक साथ चांदनी की तरफ घूम गई। ले सेठ, चक्रेश ने कहा, होश में आ गई तेरी लौंडिया। और सबसे पहले महेश घोष ने हंसना शुरू किया। उसके बाद हॉल में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। अंदाज ऐसा था जैसे उसकी खिल्ली उड़ा रहे हों। हंसने वालों में चक्रेश भी शामिल था। उनकी वह हंसी जहरीले तीर बनकर जब चांदनी के जहन में धंसने लगे तो वह चीख पड़ी, स्टॉप इट, स्टॉप इट, बंद करो ये वहशियाना ठाके। महेश घोष ने हंसना बंद किया तो सभी ने हंसना बंद कर दिया। एक पल के लिए खामोशी हो गई वहाँ। फिर उस खामोशी को चांदनी की आवाज़ बेचती चली गई। भावनाओं में सुलगती हुई वह रोने के साथ चक्रेश से कहती चली गई, क्या हो रहा है ये? आखिर क्या खेल है? और चक्रेश, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार नहीं करते? तुम्हारा वह चैलेंज, मेरे पीछे पड़ना, मोहब्बत के दावे, मुझे आग से बचाना, मेरा जुर्म अपने सिर लेना, तुम्हारे दादा और माँ, मेरे वे स्टैचू, वे शादी, मंगलसूत्र, क्या क्या ये सभी कुछ झूठ था? केवल नाटक था एक? हाँ जाने मन, चक्रेश ने पूरी मस्ती के साथ कहा, वह सब पूरी तरह नाटक था। एक सिरे से दूसरे सिरे तक केवल झूठ ही झूठ। अब सेठ की तरह तुम भी तारीफ करो अब उनकी एक्टिंग की, अब उनकी कारीगरी की। लेकिन क्यों चक्रेश, ऐसा क्यों किया तुमने? अब उन पेड़ नहीं गिनता मोहतरमा, केवल आम खाता है। उसने लॉकर से निकला हैंडबैग गुलाम सिंह को देने के बाद रकम से भरा सूटकेस अपने कब्जे में लेकर थपथपाने के बाद कहा, आम, सेठ का हुक्म को मेरी बेटी की शादी तोड़वा दे, उसके पीछे पड़ जा, इतना कि वह तुझी से शादी बनाए, और फिर उसके साथ लॉकर रूम में जा, लॉकर का सामान लाकर मुझे दे। सामान उसे मिल गया, नकद अपन को, मामला खलास। अपन को नहीं सोचना मांगता सेठ ने ऐसा क्यों किया, क्यों सेठ? एम आर राइट और रॉन्ग? अपन क्यों अपनी खोपड़ी में दर्द करे? चांदनी हैरान थी, उतनी हैरान जितनी शायद पहले कभी कोई लड़की नहीं हुई होगी। वह महेश घोष की तरफ देखती हुई बोली, हद हो गई। पहली बार सुना कि किसी बाप ने खुद अपनी बेटी की शादी तोड़वाई, उसके पीछे लड़का लगाया, सारे समाज के सामने खुद ही अपनी नाक कटवाई। ऐसा आपने क्यों किया पापा, क्यों किया ऐसा? सुन नहीं चाहती है तो सुन। महेश घोष दांत भींच कर क्या उठे, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तू मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि तेरी हरामजादी माँ लॉकर में मेरे लिए फांसी का फंदा रख गई थी, फांसी का फंदा। आश्चर्य के सागर में डूबी चांदनी चीख पड़ी, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बंद कर बदजात लड़की, ये पिघला हुआ शीशा मेरे कान में उतारना बंद कर। दांत भींच कर महेश घोष गुर्राता चला गया। आज से पहले मैं तेरे मुंह से ये लफ्ज़ सुनने पर मजबूर था। पूरे 18 साल ये टॉर्चर झेला है मैंने। अब एक बार भी मुझे पापा कहा तो ज़ुबान खींच लूँगा। तुम मेरी नहीं, अपनी माँ के प्रेमी की बेटी है। संजय नाम था उसका, संजय मल्होत्रा। कंचन साली मुझसे शादी करने से पहले ही तुझे अपने पेट में पाल रही थी, फिर आपने उससे शादी क्यों की? हैरत की ज़्यादती के कारण चांदनी का दिमाग फटा जा रहा था। उसके बाप यानी तेरे नाना की दौलत हड़पने के लिए। महेश घोष वर्षों से इकट्ठा हुआ सारा जहर एक साथ उगलता चला गया। मैं तेरे नाना के यहाँ मुलाजिम था। तेरी माँ संजय से प्यार करती थी, एक मंदिर में शादी भी कर ली थी उन्होंने। वह उसके बच्चे की यानी तेरी माँ भी बनने वाली थी। तेरा नाना भी उनकी शादी करने के लिए तैयार हो गया था। मेरे तो सारे इरादों पर मानो पानी ही फिरा जा रहा था। तब मैंने संजय मल्होत्रा को खलास करने का इरादा बना लिया। लोग केवल इतना जान सके, संजय मल्होत्रा की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई है। कंचन के बाप के सामने यह समस्या आ खड़ी हुई कि उसकी प्रेग्नेंट बेटी से शादी कौन करेगा। वह किसी भी तरह अपनी कोख में पल रही अपने प्यार की निशानी को मिटाने के लिए तैयार नहीं थी। तब तेरे नाना पर एहसान करते हुए मैंने खुद को पेश कर दिया। कहा, वह आपका नमक ही है सेठ जी, जो मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। उसका कर्ज मुझे चुकाना है। मैं कंचन को बच्चे सहित अपनाने को तैयार हूँ। मैं पहले से ही जानता था यह गोट फिट बैठेगी, इसलिए तो मर्डर किया था संजय का। और बैठी। ना तेरे नाना के सामने कंचन की शादी मुझसे करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता था, ना ही कंचन के सामने। हाँ, कंचन ने इतना ज़रूर कहा, यह शादी मैं केवल दुनिया को दिखाने के लिए करूँगी। असल में महेश को मुझ पर वह हक हासिल नहीं होगा जो एक पति का पत्नी पर होता है। मुझे ही कौन सा शरीर चाहिए था उसका, मेरी नज़र तो दौलत पर थी। सो वह शायद भी कबूल करके मैं उनकी नज़र में कुर्बानियों का मसीहा बन गया। उफ! चांदनी तड़प उठी। इतना नीच, कोई आदमी इतना भी नीच हो सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी नीचता के बारे में भी तूने सुना ही कहा है नाजायज़ लड़की। शादी के 1.5 साल बाद की बात सुन। मैं एक शिप पर लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। वहाँ गोद में तुझे उठाए तेरी माँ, उसका बाप और रघुनाथ पहुँच गए। रघुनाथ तेरे नाना की कंपनी का सीए था। तब तक मैं तेरी माँ और नाना की नज़रों में मसीहा नहीं रहा था। मेरे असली करैक्टर से वे वाकिफ़ हो चुके थे, मगर कर क्या सकते थे। वक्त एक बार आदमी के हाथों से फिसल जाए तो फिर वह कुछ नहीं कर पाता। मैंने अपनी मौज मस्तियों के लिए कंपनी से 10 लाख रुपए निकाले थे। रघुनाथ का कहना था मैंने खून किया है, यही शिकायत लेकर आए थे वे शिप पर। बूढ़ा कहने लगा, रघुनाथ का कहना है तुमने अकाउंट में 10 लाख की हेरा फेरी की है। मैंने कहा, तो कौन सा पार्ट टूट पड़ा? रघुनाथ सीए है, इसका काम ही हेरा फेरी को एडजस्ट करना है। और फिर हेरा फेरी किसे कहते हैं? मैंने अपने पैसे को सिर्फ इधर उधर किया है, आखिर दामाद हूँ तुम्हारा। बूढ़ा कहने लगा,
हमारे सब्र का इम्तहान मत लो महेश, इज्जत की खातिर। आखिर हम कब तक तुम्हारी ज़्यादतियों को बर्दाश्त करते रहेंगे? कंचन साली तो मुझे पुलिस के हवाले करने के लिए कहने लगी। मैंने झगड़े को टालने की काफ़ी कोशिश की, मगर बूढ़ा नहीं माना। न तेरी माँ। गुस्सा आ गया मुझे, और जब एक बार मुझे गुस्सा आ जाता है तो किसी का खून पिए बगैर शांत नहीं होता। वही हुआ, रिवॉल्वर निकाल कर बूढ़े का क्रियाक्रम करना पड़ा मुझे। कंचन और रघुनाथ के होश फाख्ता हो गए, मगर मैं सोच चुका था क्या करना है। उन्होंने शिप से भागने की कोशिश की। मैंने पहले ही कक्ष का दरवाज़ा बंद कर चुका था। अभी वे कुछ भी समझ नहीं पाते कि मैं रघुनाथ पर पिल पड़ा। मारते मारते बेहोश कर दिया उसे। उस वक्त तू रोने लगी थी। कंचन चीखने वाली मशीन की तरह चीखे जा रही थी। मैंने झपट कर रिवॉल्वर तेरी नन्ही सी कनपट्टी पर रख दिया और गुर्राया, ज़्यादा चू चपड़ की तो इसे भी खत्म कर दूंगा। कंचन का चीखना चिल्लाना इस तरह रुक गया जैसे चीखने वाली मशीन का स्विच ऑन ऑफ कर दिया गया हो। मारे खौफ के पट्टी की आंखें फट पड़ी थी। मैंने उसको और ज़्यादा खौफजदा करने के लिए कहा, एक नंबर का हरामज़ादा हूँ मैं। ये पहली हत्या नहीं की। तेरे आशिक को भी मैंने ही मारा था, और अब तेरी ये बेटी मेरी धार पर है। अगर तूने पुलिस को ये बयान नहीं दिया कि गबन रघुनाथ ने किया था। बूढ़े ने जब इसे पुलिस के हवाले करने की बात कही तो इसने हम दोनों के सामने बूढ़े को गोली मार दी, रिवॉल्वर समुद्र में फेंक दिया। भाई हुआ, और मैंने मारते मारते इसे बेहोश कर दिया। बोल, यही सब कहेगी या ख़त्म कर दूँ इसे भी? भारी माँ की ममता। झपट कर उसने मेरी गोद से तुझे छीन लिया। बोली, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। और फिर उसे पुलिस से लेकर कोर्ट तक यही कहना पड़ा। तो तू मेरा पापा नहीं, पापा का हत्यारा है। चांदनी चीख पड़ी, मेरे नाना की हत्या भी तू नहीं की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी जलील आदमी, कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। अब जाकर शांति पड़ी है मेरे कलेजे को। तेरे मुंह से मैं अपने लिए पापा नहीं कुछ ऐसे ही शब्द सुनने का तलबगार था। मैं तेरे बाप और नाना का ही नहीं, माँ का भी हत्यारा हूँ। माँ की भी? तुझे मार डालने की धमकी के बूते पर मैंने कंचन से एक सुसाइड नोट लिखवा लिया था। उसके मुताबिक रघुनाथ से उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो मेरी नॉलेज में आ गए थे, इसलिए उसे आत्महत्या करनी पड़ी। मैंने सोचा था जिस दिन कोर्ट रघुनाथ को बूढ़े की हत्या के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाएगी, उसी दिन मैं कंचन का खात्मा करके यह साबित कर दूंगा कि उसने सुसाइड कर ली है, ताकि बूढ़े की जायदाद का अकेला मालिक बन जाऊँ। केवल 6 महीने बाद वह दिन आ गया। दिन में कोर्ट ने रघुनाथ को फांसी की सज़ा सुनाई। रात को उसी रिवॉल्वर का एक बार फिर इस्तेमाल करने के लिए मैंने अपनी अलमारी खोली, जिससे बूढ़े का काम तमाम किया था। मगर रिवॉल्वर अलमारी से गायब था। ये देखते ही मेरे छक्के छूट गए। समझ गया, रिवॉल्वर कंचन ने गायब किया है। मैं उसे चांदनी रात में समुद्र की सैर कराने शिप पर ले गया। किनारे से काफ़ी दूर पहुंचते पहुंचते शायद उसे खतरे का आभास हो गया था। पूछने लगी, तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? मैंने कहा, मेरा इरादा तुझे समुद्र के ही नहीं बल्कि दुनिया के अंतिम छोर के बाहर पहुंचाने का है। मेरा इरादा भापती ही वो बौखला गई। जब मैंने रिवॉल्वर के बारे में पूछा तो अचानक वह गुर्रा उठी। अब वह रिवॉल्वर तुझे कभी नहीं मिलेगा। उसके ऐसे वचन सुनकर तुम्हारे गुस्से के माँ पानो पागल हो गया। ठोकते ही चला गया साली को। बार बार एक ही बात पूछ रहा था, बता कहाँ है रिवॉल्वर। जब इंतहा हो गई तो अचानक उसने अपने ब्लाउज से एक बैंक पासबुक निकाल कर मुझे दिखाते हुए कहा, जिस दिन तूने मुझसे सुसाइड नोट लिखवाया, मैं उसी दिन समझ गई थी कि एक दिन मैं भी संजय और पापा की तरह तेरे हाथों मारी जाऊंगी। मगर देख, इस पासबुक को देख। मैंने एक बैंक के लॉकर में तेरे पापों के बीज बो दिए। एक दिन उनसे फसल फूटेगी और तेरे गले में फांसी का फंदा होगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया वह कह रही है। किसी को फांसी कराने से भला बैंक का क्या संबंध हो सकता है? मैं उस पर झपटा, मगर वह तो मानो सचमुच आत्महत्या करने का फैसला कर चुकी थी। पासबुक सहित वह डेस्क से सीधी समुद्र में कूद पड़ी। मैं ये तक ना देख सका कि पासबुक थी किस बैंक की। अब उसकी मौत के सुसाइड नोट के बेस पर आत्महत्या प्रचारित करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। भाई किया, किस्सा तो तेरा भी तभी खत्म कर देता, मगर तेरी हरामजादी माँ के वसीयत के मुताबिक जायदाद तेरे नाम थी। उसमें लिखा था, अगर चांदनी को बालिग होने से पहले कुछ हो जाए तो जायदाद अनाथालय को सौंप दी जाए, लेकिन अगर बालिग होने पर चांदनी की शादी हो जाए तो जायदाद महेश घोष की हो जाएगी। बहुत चालाक थी तेरी माँ। ऐसा बांध गई मुझे कि मैं तुझे पाल पोस कर बड़ी करने और फिर शादी करने पर मजबूर हो गया। शादी कर ही रहा था कि अपलम चपलम अधम के कंचन का तेरे नाम लिखा लेटर पढ़ते ही कानों में उसके अंतिम शब्द गूंज उठे। मैं समझ गया, लॉकर में मेरी मौत का सामान है। मनोहर नामक एक बैंक कर्मचारी मेरा पुराना दोस्त था। मैंने उससे कहा, मेरी पत्नी मेरी बेटी के नाम से एक लॉकर लेकर उसमें उसके लिए शादी का गिफ्ट रख गई है। चाबी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पैनल के पास है। क्या मैं किसी भी तरह उस लॉकर को खोल सकता हूँ? मनोहर ने बताया, नहीं, ऐसा किसी हालत में नहीं हो सकता। पहली बात तो जजी चाबी चांदनी के अलावा किसी और को नहीं देंगे। दूसरी बात, बैंक लॉकर को केवल वही ऑपरेट कर सकता है जिसका वह है। मनोहर की बात सुनकर मुझे एक बार फिर कंचन के दिमाग का लोहा मानना पड़ा। मुझे फंसाने का बहुत ही पुख्ता इंतजाम किया था उसने। वसीयत के ज़रिए मुझे ये लालच देकर कि तेरी शादी के बाद जायदाद मेरी हो जाएगी, मुझे तेरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। और शादी के बाद
तुझे और तेरे पति को लॉकर से निकले सामान के जरिए सारी हकीकत पता लगी जानी थी, यानी मेरा बेड़ा गर्क। मनोहर से बात करने के बाद मेरा दिमाग बुरी तरह झंझना रहा था। बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि उसी समय मोबाइल पर चक्रेश का फ़ोन आया। इसने पूछा, उम्मीद है घोष साहब अब आपका गुस्सा शांत हो गया होगा। क्या आपने मुझे अपनी अगली फिल्म में काम देने के बारे में कुछ सोचा? इसकी आवाज़ सुनते ही मैं भन्ना गया। दिमाग में ख्याल उभरा, मैं तो मौत और ज़िंदगी के बीच फंसा हूँ। इस हरामजादों को फिल्मों में काम की पड़ी है। इसे डपट कर फ़ोन बंद करने ही वाला था कि दिमाग में दूसरा विचार कौंधा। कुछ भी हो, लड़के ने ड्रामा स्वाभाविक किया था। इसको इस्तेमाल करके अगर आज होने वाली शादी रुकवा दी जाए तो मुझे अपनी मुसीबत से निकलने के बारे में सोचने का वक्त मिल जाएगा। उस वक्त शादी रुकवाना ही सबसे पहला काम था, क्योंकि शादी होने का मतलब था चांदनी को लॉकर के बारे में पता लग जाना। मैंने उसी वक्त फ़ोन पर चक्रेश से कहा, तुम इसी वक्त मेरे ऑफिस पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। अपुन की तो तबीयत गिलाट हो गई, चक्रेश ने कहा। सेठ के ऑफिस में पहुंचने से पहले ही अपुन वहाँ पहुंच चुका था। फिर सेठ ने अपना ऑफिस चारों तरफ से बंद करके मुझसे कहा, आज मेरी बेटी की शादी है। अगर तू कोई ऐसा ड्रामा कर दे जिससे वह शादी टूट जाए, बारात बगैर शादी के लौट जाए, तो मैं तुझे अपनी अगली फिल्म का हीरो बना दूंगा। अपुन चौंका। बात थी भी चौंकने की। एक बाप खुद अपनी बेटी की बारात लौटाने की साजिश रच रहा था। कहा, यह काम एक और आदमी की हेल्प के बगैर नहीं हो सकता सेठ। दो आदमी मिलकर शादी के फंक्शन में ये फैला सकते हैं कि तेरी लौंडिया अपुन की लवर है। लड़के वाले साले ये सुनते ही भाग खड़े होंगे। मुझे चक्रेश का आइडिया फ़ौरन जच गया। महेश घोष अमरनाथ की तरफ देखते बोला, फिर अमरनाथ और चक्रेश ने मिलकर वहाँ जो किया उससे आज कौन वाकिफ़ नहीं है। उस कामयाबी ने चक्रेश पर मेरा विश्वास जमा दिया। अगली सुबह पुनः अपने ऑफिस में इससे मिला। कहा, बोर मत कर सेठ, इस राम कहानी की लंबाई बढ़ाकर बोर मत कर। चक्रेश उसकी बात काट कर क्या होता, लौंडिया समझ चुकी है। उसके बाद तेरे मेरे बीच जो सौदा हुआ उसी के परिणाम स्वरूप फांसी के एक फंदे से दूर है, और मैं इतने नोटों का मालिक हूँ कि खुद को लॉन्च करने वाली फिल्म खुद बना सकता हूँ। डायरेक्शन तो तू फ्री करेगा ही। वादा करता हूँ चक्रेश, पक्का वादा, तेरी पहली फिल्म का डायरेक्शन मैं फ्री में करूँगा। कहने के साथ उसने उस बैग की चेन खोली जो गुलाब सिंह के ज़रिए उस तक पहुँच चुका था। चेन खोलते ही उसकी नज़र रिवॉल्वर, डायरी और उस कागज़ पर पड़ी जिस पर लिखा था, खबरदार, रिवॉल्वर को हाथ मत लगाना, इस पर किसी की उंगलियों के निशान है। उस कागज़ को निकालने के बाद पढ़ता हुआ वह बोला, वाकई बड़ी चालू थी कंचन। मेरी उंगलियों के निशान वाला रिवॉल्वर ही पट्टी ने लॉकर में रख दिया, और रख दी ये डायरी जिसमें यकीनन उसने मेरी सभी करतूतें लिखी होंगी। ये तेरे हाथ लग जाती तो यकीनन फांसी करा देती मुझे। कहने के साथ उसने कंचन के हाथ की लिखी चिट फाड़ दी। बैग से रिवॉल्वर निकाला। उस वक्त वह हल्के से चौंका था, मगर अगले पल पुनः नॉर्मल अंदाज में बोला, एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ चक्रेश, काम तूने वाकई लाजवाब किया। क्या जलवा था, क्या एक्टिंग की तूने। जी चाहता है सौदे की रकम के अलावा तुझे कुछ इनाम भी दिया जाए। तो खाली पीली बातों से क्या दिल बहलाता है सेठ, इनाम देना मांगता है तो गांठ ढीली कर, चक्रेश कहता चला गया। वैसे भी कनाडा में पोस्टर, बैनर्स और होर्डिंग्स में अपन के पल्ले से काफ़ी खर्चा हो गया। जगवीर को भी मोटी रकम देनी पड़ी। मामचंद को अंदर करने के लिए मर्सिडीज़ भी खरीदनी पड़ी। ये सारा पैसा तो खर्चा तो अलग से। ज़रा गौर से देख अपनी गुले गुलजार को। उसकी बात काटकर महेश घोष ने कहा, अभी तक दुल्हन के लिबास में है। बड़े मन से दुल्हन बनाया था मामचंद ने से, जेवरों से लदी पड़ी है, हीरे, मणिक, नीलम और पुखराज तक के सेट पहने हुए हैं। उतार ले, सब तेरे। मेरे ख्याल से तेरी जेब से हुए खर्चे से कुछ ज़्यादा का ही माल होगा। शुक्रिया सेठ, शुक्रिया। चांदनी के जेवरों पर नजर गड़ाए चक्रेश की ब्राउन आंखों में लालच के डोरे तैरते नजर आए। इन जेवरों का तो ख्याल ही नहीं आया अपन को। जब ये मेरे साथ कोर्ट के रजिस्टर पर साइन कर चुकी है, बीवी बन चुकी है मेरी, तो इसके जेवर भी तो मेरे ही हुए। चांदनी को लगा भरे संसार में वह अकेली है। कोई भी तो नहीं है उसका। जिसे पिता समझती रही वह माँ बाप, नाना और नगनाथ नाम के एक बेकसूर शख्स का हत्यारा निकला। जिसे पति समझा वह ठग निकला, शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा ठग। ऐसा ठग जिसने उसे उसका पति बनकर ठग लिया था, जिसके लिए दुनिया का कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई अहमियत नहीं रखता था। चांदनी की आंखें टपटपा उठी। वह चक्रेश की तरफ शिकायती अंदाज में देख रही थी, परंतु चक्रेश पर उसके देखने के अंदाज का लेश मात्र भी असर नहीं पड़ा। होठों पर धूर्त मुस्कान लिए वह उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, क्यों डार्लिंग, खुद जेवर उतार रही हो, अब उनको तकलीफ़ करनी होगी। सबसे बड़े जेवर तो तुम ही थे मेरे। जब तुम ही उतर गए तो पत्थरों से बने इन जेवरों को पहनकर क्या करूँगी। चांदनी हिस्टीरियाई अंदाज में चीख पड़ी, उतारो, अपने हाथ से उतारो इन्हें। इस जालिम के दरबार में नंगी करो अपनी पत्नी को। जेवर ही क्यों, कपड़े तक उतार डालो मेरे। द्रौपदी के कपड़े तो दुशासन ने नोचे थे, मेरे कपड़े तुम मेरे पति होकर नोच डालो। इस दृश्य को देखकर तो श्री कृष्ण भी अपना चेहरा शर्म से छुपा लेंगे। सेठ, चक्रेश तेजी से महेश घोष की तरफ पलट कर बोला, ये तो सेंटिमेंटल करना मांगती है अपन को। अभी तक खुद को बीवी बताई जा रही है अपन की। उसने चांदी की तरफ पलट कर कहा, देखो जाने मन, अपन की जब आंखें खुली तो खुद को गटर में पड़ा पाया था। कूड़े के ढेर से चावल बीन बीन कर पेट भरा है अपन ने। अपन का माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सब नगद है। कैश घाट में हो तो सारे रिश्ते
लपक लपक कर अपने हो जाते हैं। कहने के साथ उसने झपट्टा मारकर उसके गले में डायमंड नेकलेस नोच लिया था। फिर एक एक करके वह सारे गहने उतारता चला गया। चांदनी बुरी तरह फफक फफक कर रो रही थी। रोने से ज़्यादा वह कर भी कह सकती थी। अंत में चक्रेश का हाथ उसके मंगलसूत्र की तरफ लपका। मंगलसूत्र को अपनी मुट्ठी में पीछे चांदनी रोती आवाज़ में पीछे हटी। नहीं नहीं चक्रेश, ये आज भी मेरा है। नोच ले चक्रेश, नोच ले उसे। महेश घोष गुर्राया। जाने तो सेठ, रखा ही क्या उसमें, साला 2 टके का मंगलसूत्र। वह अपने हाथ में मौजूद गहनों को तौलता सा बोला। काफ़ी माल बन गया, माला माल हो गया मैं। कहने के साथ उसने सभी गहने नोटों से भरे सूटकेस में डाले। उसे बंद करता बोला, सेठ बुरा ना मानो तो एक चीज़ और मांग लो। मांग चक्रेश, आखिर फांसी के फंदे से बचाया तूने मुझे। मारे खुशी के महेश घोष झूम रहा था। तेरी बात का बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे अख्तियार में होगी तो तेरी हर मांग पूरी करूँगा। कुछ भी हो, लौंडिया है लाजवाब। अब चक्रेश की वासना मई नज़रें चांदनी पर जम गई थी। ये बात आज से पहले इसलिए कहने की हिम्मत नहीं पड़ी थी क्योंकि सोचा करता था तो कुछ भी हो, है तो तेरी बेटी, बुरा मान सकता है। तूने अब उनको इससे इश्क फरमाने के लिए कहा, शादी करने की परमिशन दी, मगर सुहागरात नहीं मनानी थी। लार तो इस पर हमेशा टपकती थी, पर लेकिन आज जब ये बात खुली गई है कि ये तेरी बेटी नहीं है तो कहने की हिम्मत पड़ रही है। अगर अपन वो रस्म भी अदा कर डाले तो क्या तुझे कोई एतराज़ है? बहुत ज़बरदस्त ठहाका लगाया महेश घोष ने, कुछ ऐसा जैसे चक्रेश ने दुनिया का सबसे बेहतरीन लतीफ़ा सुना। दिल खोलकर हंसने के बाद बोला, ये तूने खूब कही चक्रेश, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। ले जा, ये भी इनाम में दे दी तुझे। और फिर कानून के मुताबिक भी तो ये तेरी ही है, जो चाहे कर। एक बार नहीं 10 बार सुहागरात बना, मगर मगर उसके बाद ये दुनिया में किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए। अपन की इतनी कलाबाजियाँ देखने के बाद इतना यकीन तो तुझे होना ही चाहिए सेठ कि अपन बेवकूफ़ नहीं है। खोपड़ी रखता है, जानता है इसका खुली दुनिया में रहना ना तुझे सूट करेगा ना मुझे। वैसे भी गले में घंटी बांधने का तलबगार अपन कभी नहीं रहा। अपन आम को चूस कर गुठली फेंकता नहीं है, बल्कि 2 गज ज़मीन के नीचे दबा देता है, वह भी नमक के साथ, ताकि वहीं दफन हो जाए। समझदार है तू, वाकई समझदार है। जा, ले जा इसे। आओ जाने मन, वह चांदनी की तरफ बढ़ता बोला। अब हम अपने इश्क का आखिरी पड़ाव पार करेंगे। नहीं नहीं, वह पीछे हटती चीखी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। अरे अजीब खपती लड़की, अभी अभी तो अपना शौहर कह रही थी मुझे, मंगलसूत्र को बचाए घूम रही थी, उसका मतलब समझा रही थी, और अब साथ चलने तो कतई तैयार नहीं है। डर क्यों नहीं है? मैं तो पति हूँ तेरा, कानूनन पति। साले पुलिस वाले भी मुझे तेरे साथ मनमर्जी करने से नहीं रोक सकते। कहने के साथ एक ही जंप में उसने चांदनी को दबोच लिया था। चांदनी चीखती रही, चिल्लाती रही, झटपटाती रही उसके बाहुबल से निकलने के लिए, मगर कहाँ चक्रेश, कहाँ वह? भला कैसे सफलता मिल सकती थी उसे? चक्रेश ने उसे उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया था। अगला दृश्य, अंधेरे को चीरती सफ़ेद मारुति सुनसान सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। चक्रेश उसकी ड्राइविंग सीट पर था। चांदनी केवल चीख ही नहीं रही थी, बल्कि रह रहकर चक्रेश के जिस्म पर घूंसे भी बरसा रही थी, मगर चक्रेश की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस तरह ड्राइव करता चला जा रहा था वह, जैसे जिस्म पर चांदनी के घूंसे नहीं फूल बरस रहे। कई बार चांदनी ने गाड़ी के गेट खोलने चाहे थे, मगर वे रिमोट लॉक से लॉक थे। शीशे तोड़ने चाहे, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। पिंजरे में फंसी बुलबुल जैसी हालत थी उसकी, बुरी तरह झटपटाती हुई बार बार चीख रही थी, गाड़ी रोक कमीने, मुझे तेरे साथ कहीं जाना, मुझे तेरे साथ नहीं जाना, गाड़ी रोक दे वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। चक्रेश पर किसी बात का कोई भी तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था। खुद की तरह गाड़ी चलाए जा रहा था वह। करीब 1 किलोमीटर के बाद चक्रेश ने ज़ोर से ब्रेक मारे। टायरों की चीख चिल्लाहट के साथ गाड़ी एक झटके से रुक गई। झटका क्योंकि अचानक लगा था, इसलिए चांदनी का सिर बहुत ज़ोर से विंड स्क्रीन पर जाकर टकराया। बड़ी मुश्किल से संभल कर पुनः चीखने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि खुला का खुला रह गया। कोई आवाज़ न निकल सकी उससे। आंखें सड़क के बीचों बीच खड़े शख्स पर स्थिर होकर रह गई थी। गाड़ी की तेज़ हेडलाइट में वह साफ चमक रहा था। नारियल पानी वाला था वह, वही जिससे लिए 2 नारियल में से एक में चक्रेश ने टैबलेट डाली थी। उसके हाथ में इस वक्त भी एक नारियल था। चांदनी अभी तक कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि वह दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ आया। चक्रेश ने तुरंत रिमोट का इस्तेमाल करके लॉक खोल दिया। अब चांदनी को दरवाज़ा खोलकर बाहर जंप लगाने का होश नहीं था। होता भी तो चक्रेश उसे ऐसा करने नहीं देता। उसे ऐसी कोई भी हरकत न करने के लिए वह पूरी तरह सतर्क था। नारियल पानी वाला एक झटके से दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में आ गया। उधर उसने दरवाज़ा वापस बंद किया, इधर चक्रेश ने रिमोट के इस्तेमाल से गाड़ी पुनः लॉक्ड करने के साथ आगे बढ़ा दी। चांदनी मेम साहब साथ है करूँ? नारियल पानी वाले ने कहा। इसका मतलब है पूरी फतेह। उसका ये एक ही वाक्य चांदनी को बुरी तरह चौंका डालने के लिए काफ़ी था। हलक फाड़ कर चीख पड़ी वह। कदम कदम पर यह हो क्या रहा है? मुझे बताते क्यों नहीं? आखिर ये चक्कर क्या है? क्यों गुरु, असलियत अभी भी आपने चांदनी मेम साहब को नहीं बताई? सुनने के मूड में ही कहाँ ये? पट्टी को चीखने से फुर्सत मिले तो कुछ समझे भी। क्या बताना बाकी है मुझे? आखिर
आखिर तुम बता क्यों नहीं रहे? चक्रेश ने बहुत ही ज़बरदस्त रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। कुछ देर बाद तुम्हारी आंखों पर पड़े सभी पर्दे उड़ जाएंगे। चांदनी का सारा जहन सड़ांध से भर गया। सड़ांध इतनी तीखी और उबकाई ला देने वाली थी कि उसे अपनी नाक बंद कर लेनी पड़ी। मछलियों की दुर्गंध थी वे। सफ़ेद मारुति इस वक्त गंदे समुद्र तट पर स्थित मछुआरों की बस्ती की टूटी फूटी और ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर हिचकोले खाती आगे बढ़ रही थी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। सूर्य उदय हो चुका था। बस्ती उसकी प्रारंभिक रश्मियों से स्नान कर रही थी। कई गंदी संदी और कीचड़ युक्त गलियों से गुजरने के बाद गाड़ी एक छोटे से मकान के बाहर रुक गई। चांदनी ने चारों तरफ देखते हुए नाक से हाथ उठाकर पूछा, ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? उतरो, चक्रेश ने हुक्म सा दिया। अभी पता चल जाएगा। नहीं, चांदनी ने अड़ियल लहजे में कहा। जब तक बताओगे नहीं मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी। बता भी तो गुरु, नारियल पानी वाले ने कहा। मगर चक्रेश के मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला, बल्कि जबड़े कस गए उसके। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने के बाद उसे ज़ोर से बंद किया। उस वक्त वह गाड़ी की परिक्रमा सी करके उसकी साइड के दरवाजे की तरफ आ रहा था जब चांदनी ने जल्दी से नारियल पानी वाले से पूछा, तुम ही बता दो ना, ये कौन सी जगह है और वह मुझे यहाँ क्यों लाया? यहीं तो रहते हैं गुरु। नारियल पानी वाला इतना ही कह पाया कि उसकी साइड के दरवाजे के बाहर पहुँच चुके चक्रेश ने एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बेहद कठोर लहजे में कहा, उतरो। मैंने कहा ना, जब तक बताओगे नहीं। उतर जाओ मेम साहब, नारियल पानी वाले ने उसकी बात काट कर कहा। तबीयत ग्लैड हो जाएगी। चक्रेश ने चांदनी को सोचने समझने तक का मौका नहीं दिया। अपना मजबूत हाथ बढ़ाकर उसका बाजू पकड़ा और एक झटके के साथ सीट से उठा लिया। झटका इतना ज़बरदस्त था कि चांदनी के हलक से चीख निकल गई। उसे हो रही पीड़ा की ज़रा भी परवाह किए बगैर चक्रेश लगभग घसीटता हुआ मकान के बंद दरवाजे तक ले गया। एक हाथ में नारियल, दूसरे में नोट और जेवरों से भरा सूटकेस संभाले नारियल वाला गाड़ी से निकलकर उनके पीछे लपका था। चक्रेश ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। एक बार खटखटाने पर नहीं खुला तो दूसरी बार खटखटाया। इस बीच चीखती चिल्लाती चांदनी बराबर चक्रेश की पकड़ से निकलने की असफल कोशिश कर रही थी। जबड़े कसे चक्रेश ने दरवाज़ा तीसरी बार खटखटाने के लिए उठाई तक ही दरवाज़ा खुल गया। धक। एक ज़ोरदार आवाज़ के बाद चांदनी के दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया। कुछ वैसी ही हालत दरवाजे के उस तरफ खड़ी शख्सियत की भी हुई थी। दोनों विस्फोरित अंदाज में एक दूसरे को आंखें फाड़े देख रहे थे। माँ? चांदनी के अलग से चीख निकल गई थी। चेहरे पर परम आश्चर्य के भाव थे। जाने क्यों कंचन की आंखें डबडबा उठी। आंसू भरी आंखों से चक्रेश की तरफ देखते हुए उन्होंने कांपते लहजे में कहा, तूने इसे यकीन दिला दिया ना कि मैं वैसी नहीं हूँ। बैंक से डायरी निकाल कर तू इसे पढ़ा चुका है ना? हाँ माँ, बैंक से डायरी और रिवॉल्वर भी निकाल लाया, और वह सब इसे उसी हरामजादी के मुंह से सुनवा कर लाओ जो तुमने डायरी में लिखा है। अब ये तुमसे नफरत नहीं करती बल्कि जानती है कि महेश घोष कितना बड़ा कमीना है। माँ तुम जिंदा हो? हर्ष मिश्रित आश्चर्य के कारण चांदनी का बुरा हाल था। हाँ बेटी, मैं अभागिन अभी तक जिंदा हूँ। कहते कहते कंचन देवी रो पड़ी। माँ मैं तुमसे तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रो चांदनी भी पड़ी। मेरी बेटी। चांदनी को खींचकर कंचन देवी ने अपनी बाहों में भर लिया। चांदनी की बाहें कंचन देवी के जिस्म के चारों तरफ लिपट गई। उनका कसाव बढ़ता चला गया। दोनों रो रही थीं। उनके मिलन को देखकर नारियल पानी वाले की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर चक्रेश ज्यों का त्यों जबड़े कसे खड़ा था। भावनाओं का जार उतरा तो रुदन कम हुआ तो कंचन देवी चांदनी को अंदर ले गई। ड्राइंग रूम में ले जाकर कहा, तेरी माँ चक्रेश की वजह से जिंदा है बेटी। माएँ तो बेटों को पाला ही करती हैं, मगर ये दुनिया का वह पहला बेटा है जिसने माँ को पाला है। ऐसे परवरिश की है मेरी जैसे माली अपने सबसे प्रिय फूल की करता है। क्या मतलब? चांदनी ने चक्रेश की तरफ देखा। 18 साल पहले मैं इसे समुद्र के किनारे बेहोश पड़ी मिली थी। उस वक्त ये 8 साल का था। उससे केवल 1 महीने पहले इसके मछुआरे माँ बाप समुद्री तूफान में फंसकर समुद्र के गर्भ में समा चुके थे। दिन रात समुद्र के किनारे बैठा रहकर ये उन्हीं की वापसी का इंतज़ार किया करता था। समुद्र ने इसे वह तो नहीं लौटाए, मगर मैं दे दी। ये मुझे ही अपनी माँ मानकर मेरी परवरिश करने लगा। इसने बहुत पूछा। 18 सालों में हज़ारों बार पूछा कि मैं कौन हूँ, मगर इसके पूछने पर मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। बस यही कहती रही, मुझे कुछ याद नहीं। मगर क्यों माँ, क्यों? चांदनी ने कहा, इन 18 सालों में आप घर क्यों नहीं आई? क्यों दुनिया वालों को और मुझे नहीं बताया कि आप जिंदा हैं? इतने जुल्म हुए हैं आप पर। लोग आपके बारे में कितना गंदा सोचते हैं। ये पता लगते ही महेश घोष नाम का राक्षस मुझे मार डालता कि कुदरत ने मुझे बचा लिया। हाँ, अपने तौर पर बंगले के हालात ज़रूर मालूम कर लिए थे मैंने। पता लगा था महेश घोष ने मेरे लेटर के बेस पर मुझे बदनाम करके ये प्रचारित कर दिया था कि मैंने आत्महत्या कर ली है। मगर तुझे, जो उस वक्त केवल 1.5 साल की थी, हाथ तक नहीं लगाया। मैं समझ गई, ये उस वसीयत का मामला है जो मैं बंगले में छोड़ आई थी। खूब सोच समझ कर मैंने वह वसीयत की ही इसलिए थी ताकि वह तेरी परवरिश करे, बड़ी करने और शादी करने के लिए विवश हो जाए।
वही हो रहा था। तेरी परवरिश करने के लिए मजबूर था वह। उससे ज़्यादा उस वक्त और मैं चाहती भी कुछ नहीं थी। खुद को सामने लाने का मतलब था अपने ही द्वारा सब कुछ गड़बड़ कर डालना। उस अवस्था में मेरी ही नहीं तेरी जान भी खतरे में पड़ जाती। मजबूरी में ही सही, मगर तेरी परवरिश वह ठीक ठाक कर रहा था। ज्यों ज्यों तू बड़ी होती गई और तुझे लोगों में प्रचारित ये बात पता लगती गई कि तेरी माँ ने इसलिए आत्महत्या की थी कि उसके रघुनाथ से नाजायज ताल्लुकात थे, त्यों तो तू माँ शब्द से नफरत करती चली गई। ये नफरत मुझे तेरे सामने नहीं आने दे रही थी। आप एक बार सामने आती तो सही, हकीकत तो बताती मुझे। ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं दुनिया को सच और आपको झूठ मानती। आखिर माँ थी आप मेरी। ये बात तू आज कह रही है बेटी, तब जब सारी हकीकत चक्रेश तुझे खुद महेश घोष के मुंह से सुनवा कर लाया है। वरना जिन बातों के बीच इंसान के बचपन ही में उसके दिलो दिमाग में रोप दिए जाए, वे आसानी से नहीं निकलती। उस अवस्था में महेश घोष को भी मेरे जीवित होने का अवश्य पता लग जाता और तेरी उस शांत जिंदगी में विघ्न पड़ जाता जो मेरी वसीयत से बनकर चल रही थी। मैंने तो चक्रेश से भी यही कहा था, जब तक सबूत हाथ में ना हो तब तक चांदनी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। बगैर सबूत के वह उसी को सच मानेगी जो बचपन में उसके दिमाग में जम चुका है। तो चक्रेश को आपने भेजा था? हाँ। क्यों? मेरा मतलब, इसका उद्देश्य क्या था? तेरी माँ होने के नाते से पति चुन लिया था मैंने तेरा। क्या मतलब? समय समय पर किसी न किसी ज़रिए से मैं बंगले की खबरें ज़रूर हासिल कर लेती थी। उस दिन मारे खुशी की उछली पड़ी जब अखबार में पढ़ा महेश घोष की बेटी की शादी शहजाद राय के बेटे से होने वाली है। तेरी माँ होने के नाते ये जानना मेरा हक था कि जिस लड़के से महेश घोष तेरी शादी करने वाला है वह कैसा है। मैंने अपने तौर पर मालूम किया तो पता लगा महेश घोष ये शादी इसलिए कर रहा था क्योंकि वह शहजाद राय का कर्जमंद था और शादी होने की सूरत में शहजाद राय वह सारा कर्जा माफ़ कर देने वाला था। ये सब जानते ही मैं बेचैन हो उठी। एक बार फिर महेश घोष नाम का राक्षस अपने स्वार्थ की खातिर मेरे खून को नर्क में झोंकने पर आमादा था। भला ऐसा कैसे होने दे सकती थी मैं? मगर समझ में नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या, कैसे रोकूं उस शादी को। सोचते सोचते मेरे दिल ने मुझसे पूछा, अपनी बेटी का पति मैं कैसा चाहती हूँ। जवाब में मेरी आंखों में चक्रेश का अक्स उभरा है। मेरी समस्त इंद्रियों ने कहा, हाँ, मेरी चांदनी का पति चक्रेश जैसा होना चाहिए। मैंने चक्रेश को बुलाया, पहली बार इसे बताया मैं कौन हूँ, पूरी कहानी सुनाई, प्रॉब्लम भी बताई और रोली से इसके मस्तक पर टीका करते हुए कहा, यह टीका मैं तेरे मस्तक पर इसलिए लगा रही हूँ चक्रेश, क्योंकि आज मैंने तुझे अपनी बेटी का पति स्वीकार कर लिया है। सास इसी तरह अपने दामाद के मस्तक पर टीका लगाया करती है, अपने दरवाजे पर आने पर उसकी आरती उतारा करती है। आज से तू मेरा दामाद हुआ, जा, मर्द का बच्चा है तो अपनी दुल्हन को मेरे पास लेकर आ। हाँ चक्रेश, आज के बाद चांदनी पर तेरे उतने ही अधिकार हैं जितने एक पति के अपनी पत्नी पर होते हैं। ये अधिकार तुझे खुद लड़की की माँ दे रही है। मगर बेटे, राह कठिन है, हालात बहुत अलग है। खुद चांदनी को भी अगर तू बगैर सबूतों की अपनी असलियत बताएगा तो वह विश्वास नहीं करेगी। इसलिए करना तुझे कुछ ऐसा होगा कि किसी भी तरह दुनिया वालों की नज़रों में उससे शादी कर, उसके साथ बैंक पहुँच, मेरी डायरी पढ़ा उसे। हाँ मुझे याद है, चांदनी ने कहा, उस दिन चक्रेश के मस्तक पर रोली का टीका लगा हुआ था। वह टीका लगाए मैं सबसे पहले महेश घोष के ऑफिस में पहुंचा था। काफ़ी देर से खामोश खड़े चक्रेश ने कहा, वहाँ क्यों? तुम समझ सकती हो, जिस मिशन पर मैं निकला था वह बहुत कठिन था, इसलिए महेश घोष को बहुत ही ज़बरदस्त मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने जाल में फंसाना पड़ा। सबसे पहले ऑफिस में पहुंचकर उसके दिमाग में ऐसी छाप छोड़ी जिसे वह कभी भुला नहीं सकता था। उसके बाद अपलम चपलम को फ़ोन किया, उन्हें बताया आज कंचन देवी की बेटी की शादी है। उन्होंने कहा हम अखबार में पढ़ चुके हैं। मैं बोला तो घर में क्यों बैठे हो, जाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं करते? बस इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया था। वह पूछते रह गए मगर मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं वो फ़ोन ना करता तो मुमकिन है वे रात को फंक्शन में पहुंचते। फ़ोन ही का असर था कि वो फ़ौरन बंगले पर पहुंच गए। मैं जानता ही था बॉक्स वाले पत्र को पढ़कर महेश घोष की क्या हालत होगी। वह हुई। वह खुद उस शादी को टालने की मन स्थिति में पहुंच चुका था, मगर समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे करे। ठीक उसी समय मैंने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया। उद्देश्य वही था जो हुआ। यही थी मेरी मगर मनोवैज्ञानिक चाल जिसमें महेश घोष फंस गया। मैं जानता था जिस मनोस्थिति में वह है उसमें उसे मेरे जैसे टैलेंटेड लड़के की ज़रूरत है। मेरा फ़ोन जाएगा तो उसके दिमाग में मुझे यूज़ करने का विचार आएगा। मेरा पैतरा कामयाब हो गया। उसी समय अपने ऑफिस में बुला लिया उसने मुझे। वही बातें की जो मैं चाहता था। एक बार उसके द्वारा अपॉइंट हो जाने के बाद मेरा काम आसान था। उसके बाद जो जैसे हुआ उसे तुम जानती भी हो और महेश घोष अपने मुँह से बता चुका है। सारे मिशन के दरमियान वह इसी भ्रम में रहा कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, जबकि असल में मैं किसी और के नहीं बल्कि अपने मिशन पर काम कर रहा था। उसी का नतीजा है कि ये अभी तक हमारे कहने के साथ नारियल पानी वाले ने अपने हाथ में मौजूद नारियल को दो भागों में विभक्त कर दिया। नारियल के बीच में एक रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर? चांदनी चौंकी। ये वही रिवॉल्वर है जिससे तुम्हारे नाना का मर्डर हुआ, चक्रेश ने बताया, जिसे माँ ने डायरी और चिट के साथ लॉकर में रखा था।
मगर हैंडबैग तो तुमने मेरे सामने महेश घोष को दिया था। उस दिए गए हैंडबैग में माँ की लिखी हुई डायरी और वह चिट ओरिजिनल है, जिस पर रिवॉल्वर को हाथ न लगाने की चेतावनी लिखी थी। मगर रिवॉल्वर दूसरा है, ओरिजिनल रिवॉल्वर, यानी ये मैं उसी वक्त बदल चुका था जब सफारी के ड्राइवर को नारियल पानी पीने भेजा था। अगर तुम्हारे पास इतना मौका था तो पूरा बैग ही क्यों नहीं बदल दिया? ऐसी बेवकूफ़ी करता तो वह तुम सहित मुझे अपने अड्डे से ही नहीं निकलने देता। यह अनुमान तो वह भी लगा चुका था कि लॉकर में क्या होगा। कोई भी उल्टी सीधी चीज़ लेकर देकर उसे झांसा नहीं दिया जा सकता था। उसे फूल प्रूफ करने के लिए बैग में माँ के हाथ की लिखी चिट्ठी और ओरिजिनल डायरी छोड़ना ज़रूरी थी। वैसे भी उनके हमारे पास ना होने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। डायरी में जो कुछ लिखा है वह सब तो मोहतरमा ने कोर्ट के सामने बता दिया। असली चीज़ यह रिवॉल्वर ही था जिस पर महेश घोष की उंगली का निशान है। यही मैंने उड़ा लिया। मगर जब तुमने इसे बैग से निकाल कर नारियल में रखा होगा तो उम्मीद है जितने कारनामे तुम मेरे देख चुकी हो, इसके बाद इतना बेवकूफ़ नहीं समझ रही होगी कि मैंने ये काम ऐसी बेवकूफ़ी के साथ किया होगा कि इस पर से महेश घोष की उंगलियों का निशानी साफ हो जाए। वाकई। महेश घोष की आवाज़ सुनकर सब उछल पड़े। वाकई तू बेवकूफ़ नहीं है करामाती लड़के। चारों ने घूमकर एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। दंग रह गए थे। महेश घोष दरवाजे पर अपने दो कमांडो के बीच खड़ा था। कमांडोज की गनें उन्हीं की तरफ तनी हुई थी। खुद महेश घोष के हाथ में भी रिवॉल्वर था। वह उनकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, वाकई तू बेहद करामाती लड़का है, मगर चूके भी अक्सर उन्हीं से होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा करामाती होते हैं। पहली चूक तुझसे तब हुई जब अपने बर्थडे के मौके पर चांदनी सचमुच आग में गिर गई थी। दूसरी घटनाओं की तरह वह हादसा तेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। उस वक्त तूने जिस दीवानगी के साथ खुद को जलने की परवाह किए बगैर इसे बचाया था, वह मुझे चौंका गया। इसे बचाने के बाद तूने होश में आकर यह भी कहा था, तुम्हें कुछ हो जाता तो माँ को क्या जवाब देता मैं। तेरी उस हरकत से मुझे लगा था तू केवल मेरे कहने से चांदनी के पीछे नहीं लगा हुआ है, कारण कोई दूसरा भी है। माँ वाली बात मुझे खटकी थी, पर यह सोचकर रह गया मुमकिन है तूने आरती वाले ड्रामे की भूमिका बनाने के लिए वैसा कहा हो। मगर ये यकीन नहीं आ रहा था कि एक लड़का केवल मुझसे मिलने वाली रकम की खातिर खुद के जलने की परवाह न करे। दूसरे मुझे लगा था कहीं तू सचमुच ही तो इससे प्यार नहीं करने लगा है। जवान लड़का लगातार जवान लड़की के संपर्क में रहे तो ऐसा अक्सर हो जाता है। वही सब सोचकर मैंने तेरे चारों तरफ अपने आदमियों की निगरानी कड़ी कर दी, खास तौर पर उस वक्त के बाद से जब जब से अपलम चपलम ने बॉक्स सौंपा। उसके बावजूद तू मेरे सभी आदमियों की आंखों में धूल झोंक कर इस रिवॉल्वर को यहाँ तक लाने में कामयाब होगा। इसे तेरी कारीगरी ही कहा जा सकती है। मगर असल में यही तेरी दूसरी और सबसे बड़ी भूल थी। तुझे सोचना चाहिए था। जिस रिवॉल्वर पर पहली नज़र पड़ते ही मैं चौंका। एक ही नज़र में पहचान गया कि ये वो रिवॉल्वर नहीं है। कंचन दारा लॉकर में कोई और रिवॉल्वर रखने का सवाल ही नहीं था। सो मैं पलक झपकते समझ गया, ये कारीगरी तेरी है। अब सवाल था, ये कारीगरी तूने क्यों की? दिमाग में फिर तेरे द्वारा आग में गिरी चांदनी को बचाने का दृश्य उभरा। फिर ये शंका प्रबल हुई कि तू किसी और चक्कर में। चक्कर को जानने के दो तरीके थे। पहला, तुझे वहीं टॉर्चर चेयर पर बिठाकर तेरा मुंह खुलवाना। दूसरे, तुझे आज़ाद रखकर तेरा पीछा करना। दूसरा तरीका मुझे ज़्यादा माकूल लगा, इसलिए रिवॉल्वर को देखकर चौंकने के बावजूद इतना नहीं चौंका जिसे तू महसूस कर सके। फिर तूने ज़बरदस्त नाटकबाजी के साथ चांदनी को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा। मेरा शक विश्वास में बदल गया। पूरे तौर पर समझ गया, सारी दुनिया को अपनी कारीगरी से नचाने वाला शख्स मुझे भी कारीगरी दिखा रहा है। ना समझ गया होता तो सोच, अपनी असलियत बताने के बाद क्या मैं चांदनी को छोड़ देता? नहीं मिस्टर कारीगर, हरगिज़ नहीं। वहाँ तू मात खा गया। तुझे वहाँ से इसके साथ निकलने ही इसलिए दिया गया था ताकि हम जान सकें कि तू खेल क्या खेल रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप इस वक्त क्या हूँ। मगर यहाँ तक कहने के बाद वह एक पल के लिए रुका। चक्रेश के बेहद नज़दीक पहुँच चुका था वह। थोड़ा गैप देने के बाद पुनः बोला, मानना पड़ेगा, जो दृश्य यहाँ आकर देखा उसकी तो कल्पना तक नहीं कर सकता था मैं। सैम, मैं तक नहीं सोच सका था कि 18 साल बाद अपनी जाने जिगर को एक बार फिर देख सकूँगा। यहाँ आकर तो आत्मा ही तर हो गई मेरी। कहने के साथ उसने अपना हाथ नारियल पानी वाले के हाथ में मौजूद उस नारियल की तरफ बढ़ाया जिसमें रिवॉल्वर था। परंतु उसके या उसके कमांडोज के हथियारों की ज़रा भी परवाह किए बगैर कंचन देवी ज़बरदस्त फुर्ती के साथ लपक कर महेश घोष और नारियल पानी वाले के बीच अड़ चुकी थी। साथ ही चेहरे पर दृढ़ता लिए कहा था उन्होंने, नहीं, तो इस रिवॉल्वर को हाथ नहीं लगा सकता। महेश घोष हंसा, बोला, बड़ी पगली है तू। अरे मेरे हाथ लगाने से तो तेरा दावा और पुख्ता ही होगा। मेरी उंगली के निशान 18 साल पुराने पड़ जाने की वजह से कहीं ये धूमिल भी पड़ गए तो तुझे फिर से मिल जाएंगे। निशान ये भी बता देता है महेश घोष के कितने पुराने हैं, और मुझे तेरे 18 साल पुराने निशान चाहिए। साबित कर चुकी है, और मानता हूँ कि 18 साल पहले ही तू काफ़ी समझदार है। मुकम्मल हालात अब काबू में होने के कारण महेश घोष काफ़ी मस्त नज़र आ रहा था। जिन पेशबंदियों के साथ तूने मेरे जुर्म के सबूत लॉकर में रखे, वह पेशबंदियाँ एक सुलझे हुए दिमाग में ही आ सकती थी। तेरी वह वसीयत कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल से वाह निकली है।
क्या ज़बरदस्त प्लान था तेरा। वसीयत के ज़रिए मुझे अपनी सपोली को पाल पोस कर बड़ी करने और फिर उसकी शादी करने पर विवश कर दिया। शादी के बाद इसके और इसके पति के हाथ वह सामान लग ही जाना था जो मुझे सीधा फांसी के फंदे पर पहुंचा देता। यह सब काम तेरे मरने के बाद होना था, मगर किस्मत से तू बच भी गई और चक्रिश के ज़रिए फिर एक ऐसा गेम खेला कि मैं ज़रा भी चूक जाता तो गर्दन फंदे में फंसकर लंबी हो गई नजर आती। वह सब अब भी होगा गोहेश घोष। कंचे देवी जख्मी नागिन की तरह फुफकारी थी। मेरे जीते जी तू बच नहीं सकता। कोई बात नहीं, कहने के साथ उसने अपने रिवॉल्वर की नाल कंचन देवी के मस्तक पर ठीक वहाँ रख दी जहाँ वे कभी महेश घोष की लंबी उम्र की दुआओं के साथ बिंदी लगाया करती थी। तेरे मरने के बाद बच जाऊँगा, मगर मरने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी में नज़र आ रही है तू। क्या मतलब? तुझे देखकर सोचा था मारने से पहले कुछ देर खेलूंगा तुझसे, मगर तू वैसा मौका देने के मूड में ही नज़र नहीं आ रही। एकाएक वह दांत भींच कर कठोर स्वर में करा, अगर तू फ़ौरन से पहले मेरे और इस नारियल वाले के बीच से ना हट गई तो ये काम मेरे रिवॉल्वर को करना पड़ेगा। एकाएक चक्रेश ने कहा, माँ से क्या उलझता है महेश घोष, इधर देख मेरी तरफ। तुझे भी देखूंगा मिस्टर कारीगर, तुझे खूब अच्छी तरह देखना है मुझे, मगर कोई भी हरकत करने से पहले याद रखना हम तीन ही नहीं आए हैं यहाँ। मेरा पूरा लाव लश्कर मेरे साथ है। मेरे कमांडोज ने चारों तरफ से इस मकान को घेर रखा है। अजीब बेवकूफ़ आदमी हो तुम। बगैर ज़रा भी खौफ खाए चक्रेश अपनी सदाबहार मुस्कान के साथ कहता चला गया था, एक तरफ मुझे कारीगर कबूल कर रहे हो, दूसरी तरफ मुझसे चुप क्या शके बैठे हो। चक्रेश के शब्दों और शब्दों से ज़्यादा उसके अंदाज ने महेश घोष को चकरा दिया था। मुंह से निकला, कहना क्या चाहते हो? तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें नकली रिवॉल्वर दूंगा और ये भी मान बैठूंगा कि तुम मेरे झांसे में आ जाओगे? क्या मतलब? मुझे मालूम था तुम मेरी असलियत जानने के लिए मेरा पीछा करोगे और यहाँ तक पहुँच जाओगे, इसलिए उधर देखो, तुम्हारे गले में पड़ने वाला फांसी का फंदा कुछ और मोटा करने के लिए मैंने वहाँ पुख्ता इंतज़ाम कर रखा है। कहने के साथ चक्रेश ने ड्राइंग रूम के रोशनदान की तरफ इशारा किया। एक झटके से अकेले महेश घोष की नहीं, सबकी नज़रें रोशनदान की तरफ उठी। वहाँ से झांकता एक वीडियो कैमरे का मुंह साफ नज़र आ रहा था। अब सोच, चक्रेश ने कहा, उसके सामने तू क्या क्या बक चुका है, सब शूट हो गया। रिवॉल्वर से भी कहीं ज़्यादा पुख्ता है सबूत। महेश घोष ने बौखलाकर रोशनदान पर फायर झोंक दिया। गोली सीधी कैमरे के लेंस पर लगी। जाहिर है वह खील खील हो गया, मगर एक उसी फायर की आवाज़ नहीं गूंजी थी वहाँ। एक साथ तीन गोलियां चलने की आवाज़ और गूंजी। एक एक कमांडो के सीने में जा धसी थी, दूसरी दूसरे के खोपड़ी के परखच्चे उड़ा गई और तीसरी महेश घोष के हाथ में दबे रिवॉल्वर पर लगी थी। पलक झपकते ही जहाँ दोनों कमांडो अंतिम चीखों के साथ फर्श पर पड़े नजर आए, वहीं महेश घोष का रिवॉल्वर ठिठक कर दूर जा गिरा। हकबकाया सा खड़ा रह गया वह। तभी अंदर वाले कमरे का दरवाज़ा पार करके पुलिस कमिश्नर और दो इंस्पेक्टरों ने ड्राइंग रूम में कदम रखा। उन तीनों के हाथों में मौजूद रिवॉल्वरों से अभी तक धुआं निकल रहा था। तभी बाहर से भी फायरिंग की आवाज़ें आने लगीं। कुत्ते के बीच, चक्रेश ने झपट कर दोनों हाथों से महेश घोष का गिरेबान पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, एक बार फिर तू मुझे बेवकूफ़ समझने की बेवकूफ़ी कर बैठा। कम से कम सोचा तो होता। अगर मैंने तुझे फंसाने के लिए केवल रोशनदान वाला ही इंतज़ाम किया होता तो तुझे बताता क्यों? कान खोलकर बाहर से आ रही अपने उन आदमियों की चीखें सुन जिन्होंने इस मकान को चारों तरफ से घेर रखा था, और फिर कमिश्नर साहब के चेहरे पर नज़र डालकर सोच, तेरे उन आदमियों को कौन चीख चीख कर ढेर होने पर मजबूर कर रहा है। पलक झपकते ही बदल गए हालात ने महेश घोष के होश उड़ा दिए। उसका गिरेबान पकड़े चक्रेश भावुक अंदाज में जाने क्या क्या कहता चला जा रहा था। कंचन देवी ने देखा महेश घोष का दायां हाथ अपने कोट की जेब में रेंगा था। चक्रेश का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं था। कंचन ने उस हाथ को जेब से बाहर आते देखा और देखा उसमें दबा हुआ एक और रिवॉल्वर। कंचन बिजली की सी फुर्ती के साथ घूमी, नारियल से रिवॉल्वर उठाया इससे पहले कि महेश घोष अपने रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर सके। थाए 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 थाए, ड्राइंग रूम का वातावरण दहल उठा। कंचन देवी रुकी जब रिवॉल्वर धाएं धाएं की जगह किट किट की आवाज़ उगलने लगा। समाप्त। तो दोस्तों ये नॉवेल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बेहतरीन नॉवेल था वेद प्रकाश शर्मा जी का। तो चलिए दोस्तों, नॉवेल को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के अगले नॉवेल फिरंगी में। तब तक के लिए धन्यवाद।